चेन जियांग के दुश्मन थे और जो लोग आंतरिक शहर में प्रवेश करते थे उन्हें सेना में शामिल होना पड़ता था। अगर वे लड़ते तो चेन जियांग सेना में होता और दुश्मन से निपटना आसान होता। ये ठीक है, मैंने चारों ओर पूछा है, अगर अल्केमिस्ट अंदर जाए तो हम लड़ाई से बच सकते हैं और सर्वोत्तम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, है ना? चेन जियांग ने कहा, तुम अभी भी अल्केमिस्ट हो? यांग गुआंग हंसा, मैं वास्तव में नहीं बता सकता। अल्केमिस्ट को तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहिए जो परेशानी पैदा करना पसंद करता है। हे, अगली बार अगर मौका मिला तो चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। मैं पहले इनर सिटी जाऊंगा। चेन जियांग ने यांग गुआंग की तरफ हाथ हिलाया, फिर मुड़कर इनर सिटी की तरफ चल दिया। आंतरिक शहर में प्रवेश करते समय उन्हें कोई ज़्यादा धन वापस करने की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि वे अपने उपकरणों में से एक परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाते और साबित कर देते कि वे दाओदांग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर हैं, वे प्रवेश करने में सक्षम हो जाते। परीक्षा पास करने के बाद चेन जियांग अब दाओदांग क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। वह आंतरिक शहर में प्रवेश करने में सक्षम था और उसने उसे एक जेड टैबलेट भी दिया। अंदर घुसने के बाद चेन जियांग को एक छोटी पुस्तिका मिली जिसमें आंतरिक शहर में पालन किए जाने वाले नियम बताए गए थे। ये देखा जा सकता था कि आंतरिक शहर में बाहर की तुलना में बहुत अधिक सख्ती थी। कम से कम वह सुरक्षित था और उसे एंडेड डिवाइन रेस और बाकी लोगों के अंदर आकर परेशानी पैदा करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। पुस्तिका की सामग्री को देखकर चेन जियांग को आंतरिक शहर के नियमों के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। मेरे पास अभी भी प्रवेश करने से पहले 1 साल का समय है। मैं 1 साल में सेना में शामिल हो जाऊंगा। अगर मैं नहीं चाहता तो मुझे आंतरिक शहर छोड़ना होगा और मैं 1000 साल तक फिर से आंतरिक शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। चेन जियांग को लगा कि यह बहुत अच्छा था। 1 साल के बाद वह बहुत सी चीज़ों को देखने में सक्षम हो जाएगा। वह 3 साल पहले ही सेना में भर्ती हुआ है। चेन जियांग ने पुस्तिका रखी और इधर उधर टहलने लगा। भीतरी शहर में बहुत सारे लोग थे, उनमें से कई के चेहरे पर हत्या की मंशा लिखी हुई थी। कोई भी बता सकता था कि वे ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले भी लड़ाइयों का अनुभव किया था। चेन जियांग के पास अब बहुत सारा जेड पैसा था, लेकिन उसने चारों ओर पूछताछ की थी। भले ही बहुत सारे पैसे हों, फिर भी उसे सेना में शामिल होना पड़ेगा। यह एक बहुत सख्त नियम था, हर कोई अपवाद था, भले ही उनकी स्थिति बहुत महान हो। अभी 1 साल बाकी है। मुझे इस समय का फ़ायदा उठाकर प्रशिक्षण लेना चाहिए और अपनी ताकत को जितना संभव हो उतना बेहतर बनाना चाहिए। मैं यहाँ सेना में शामिल होना चाहता हूँ या नहीं, यह मैं तय करूँगा। मैं 1 साल बाद तय करूँगा। चेन जियांग को एक बहुत अच्छी सराय मिली जहाँ उसने खेती करना और इसी तरह का काम शुरू किया। ये बुरा नहीं था और कीमत भी बहुत सस्ती थी। वह और चू होन किंग तेजी से किंग्युआन दान को परिष्कृत कर रहे थे। चू होन किंग कभी कभी एक दान खाकर खेती भी करते थे। विश्व देवता के झरने की मदद से वे बड़ी मात्रा में किंग्युआन दान और अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां उगाने में सक्षम हुए। बड़ी संख्या में किंग्युआन दान की मदद से चेन जियांग ने व्यावहारिक रूप से हर 3 महीने में चरण 1 को पार कर लिया। 1 साल का समय बीत गया और वह अब दाओ दान क्षेत्र के 7वें चरण में था, जो पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से उतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी उसने की। सबसे तेज कई साल लगते और कुछ को तो 100 साल तक भी लग सकते थे। वह इतना तेज था, इसका कारण ये भी था कि उसके पास बड़ी संख्या में किंग्युआन दान था। भले ही वह बहुत अमीर व्यक्ति हो, अगर उसके पास खाने के लिए उपयुक्त गोली नहीं है तो ये बेकार होगा। चेन जियांग शराब खाने से बाहर निकलकर एक ऊंची इमारत की ओर चला गया। इससे पहले उसकी जेड टैबलेट कई बार कंपन कर चुकी थी, जिससे उसे याद आ गया था कि वह सेना में भर्ती हो गया है। जब वह ऊंची इमारत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां भी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। वे पंजीकरण कराने आए थे। चेन जियांग के लिए 1 वर्ष का समय बहुत तेजी से बीत गया, खासकर जब वह बंद कमरे में साधना कर रहा था। 1 साल बीत चुका है। मुझे आश्चर्य है कि मरे हुए दिव्य जाति के वे लोग कैसे हैं। चेन जियांग ने उन लोगों के समूह को याद किया जिन्होंने 1 साल पहले शहर के द्वार पर भाषण दिया था और ऐसा लग रहा था कि यह कल ही की बात है। आपको अंदर किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वे लोग अंदर आने की हिम्मत भी नहीं करते। चू होनकिंग ने कहा। उसकी साधना भी बहुत बढ़ गई थी। वह पहले से ही दाओ दान क्षेत्र के 10वें चरण में थी और किंग्युआन दान की बदौलत दाओपो क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए बाहर आया। वह नगर का राजा यांग गुआंग था। जब उसने चेन जियांग को देखा तो वह दंग रह गया, फिर हंसा। मैंने सोचा था कि आप पहले ही आंतरिक शहर छोड़ चुके हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमेशा यहाँ थे। मैं कायर नहीं हूँ। चेन जियांग हंसा। नगरपाल, आप वाकई बहुत जिज्ञासु हैं, इस तरह की चीज़ों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। यांग गुआंग ने जोर से हंसते हुए कहा, सिटी लॉर्ड में मेरा पद पहले ही ले लिया गया है, इसलिए मैं केवल इस तरह का काम ही कर सकता हूँ। वे लोग अभी बाहरी शहर में हैं, वे अंदर नहीं आए। यांग गुआंग ने अन्य लोगों को पंजीकरण में मदद करना शुरू कर दिया। वे अंदर क्यों नहीं आए? चेन जियांग ने पूछा।
उनमें से ज़्यादातर यहाँ भगोड़े हैं, वे सभी उस समय सेना में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वे समय बीतने से पहले ही भाग गए, इसलिए अगर वे भीतरी शहर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें 10,000 से ज़्यादा सालों तक इंतज़ार करना होगा। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने पहले कभी भीतरी शहर में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि उनकी वर्तमान साधना का स्तर बहुत ऊंचा है, एक बार जब वे भीतरी शहर में प्रवेश करेंगे तो उन्हें तुरंत सेना में शामिल होना होगा। चेन जियांग को इन बातों के बारे में पता नहीं था। जब वह पहली बार आया था तो पुस्तिका में केवल उसकी साधना से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया था। वरिष्ठ, मैं एक कीमियागर हूँ और मध्यवर्ती राजा ग्रेड छर्रों को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। क्या मुझे युद्ध के मैदान में जाने की ज़रूरत है? चेन जियांग ने पूछा। अगर आप वाकई इसे निखार सकते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यांग गुआंग ने कहा, मैं अभी आपको पंजीकरण कराने में मदद करूंगा, जब समय आएगा तो आप परीक्षा देने जा सकते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से आसान हो जाएगा। चेन जियांग ने सिर हिलाया और यांग गुआंग द्वारा उसे सौंपी गई जैब की गोली स्वीकार कर ली। इस समय यांग गुआंग के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए वह उसे कीमिया परीक्षा से गुजरने के लिए ले आया। बूढ़े लू, कोई परीक्षा देने आया था, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? यांग गुआंग ने चेन जियांग को इमारत के पीछे एक आंगन में ले आया और दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाया, अंदर आ जाओ, मैं इतना व्यस्त हूँ, मुझे सोने का समय कैसे मिलेगा? अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई। यांग गुआंग ने दरवाजा खोला और चेन जियांग के साथ अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही चेन जियांग को एक औषधीय सुगंध महसूस हुई। कोई व्यक्ति दवाइयाँ बना रहा था। चेन जियांग ने पूछा, रिफाइनिंग दाओ मार्क डैन? आंगन में एक बूढ़ा आदमी गोलियां बना रहा था। ये सही है, हमें बड़ी संख्या में दाओ मार्क डैन की तत्काल आवश्यकता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता? मुझे इसकी गंध आ रही है। चेन जियांग को थोड़ा संदेह हुआ, क्या दाओ मार्क डैन को दाओती क्षेत्र ने नहीं खा लिया है? प्रवेश करने वाले सभी लोग दाओ दान क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे, उन्हें दाओ मार्क डैन की क्या आवश्यकता है? एक नज़र में ही पता चल जाएगा कि तुम अभी कुछ समय पहले ही यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे बच्चे भीतरी शहर में पैदा हुए हैं तो कोई सीमा नहीं होगी। अभी दाओती क्षेत्र के साथ कुछ छोटे बच्चे हैं जिन्हें जल्दी से साधना करने और दाव निशान बनाने की ज़रूरत है। बूढ़े आदमी ने कहा, फिर हमें दाव दान क्षेत्र को तोड़ने के लिए बहुत सारी गोलियों की ज़रूरत होगी। युद्ध शुरू होने वाला है और हर कीमियागर पर बहुत बड़ा बोझ है। बूढ़े लू, इस लड़के ने कहा कि वह जानता है कि किंग्युआन दान को कैसे परिष्कृत किया जाता है और वह चाहता है कि आप इसे ले लें। यांग गुआंग हंसा, अगर वह दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर सकता है तो हम पास हो सकते हैं। आंतरिक शहर में कीमियागर की कमी है, यह एक औषधीय घटक है, आपके पास एक गोली भट्टी होनी चाहिए, चाहे वह इसे कितना भी परिष्कृत कर सके। मैं इसे आपके पास जाने पर विचार करूंगा। ओल्ड लू ने कहा। चेन जियांग के लिए दाओ मार्क डैन को परिष्कृत करना आसान था, लेकिन अभी वह आंतरिक शहर में सुरक्षित था और अब जब बाहर युद्ध चल रहा था तो वह इसमें भाग नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता तो व्हाइट स्पिरिट सिटी उसकी और भी अधिक रक्षा करती। या बधू, चेन जियांग ने स्वर्गीय भट्टी निकाली, औषधीय सामग्री ली और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वह मुस्कुराया, वरिष्ठ, अगर मैं उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम हूं तो क्या मुझे अब बाहर लड़ना नहीं पड़ेगा? बेशक, लेकिन अगर व्हाइट स्पिरिट सिटी में सेंध लगाई गई तो अंदर छिपे अल्केमिस्ट को खुद ही ऊपर जाना होगा। बूढ़े लू ने आह भरी, इन सभी वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है जब हमें ऐसे खतरों का सामना करना पड़ा और हम लगभग अल्केमिस्ट के युद्ध के मैदान में भेजे गए थे। यांग गुआंग ने हंसते हुए कहा, तो आप सभी कीमियागरों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और भी अच्छी गोलियां परिष्कृत करनी चाहिए। केवल ऐसा करके ही हम अपने योद्धाओं को मजबूत बना पाएंगे और हमें अपने व्हाइट स्पिरिट सिटी में सेंध लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चेन जियांग ने पहले ही शोधन शुरू कर दिया था। अगर उन्हें बहुत डराना न होता तो जब वह अपनी आंखों में हड्डियों का इस्तेमाल गोलियों को परिष्कृत करने के लिए करता तो उसकी गति और भी बढ़ जाती। यांग गुआंग भी नहीं गया। वह ये भी देखना चाहता था कि क्या चेन जियांग वास्तव में गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, क्योंकि वह अभी भी चेन जियांग को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। वह केवल इतना जानता था कि चेन जियांग को वास्तव में अपने जीवन की परवाह नहीं थी, वास्तव में मरे हुए दिव्य जाति और उस दुष्ट आत्मा जाति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं थी, और यहाँ तक कि शहर के द्वार पर उन्हें इस तरह डांटा भी था। जब चेन जियांग दाओ मार्क डैन को परिष्कृत कर रहा था तो उसने लगातार 4 का इस्तेमाल किया था। अब वह इस मानक के अनुसार परिष्कृत कर रहा था और 1 घंटे से भी कम समय में उसने पहले ही एक भट्टी खत्म कर दी थी। ठीक है, चेन जियांग ने अचानक कहा, जिससे यांग गुआंग और ओल्ड लू आश्चर्यचकित हो गए। यह इतनी जल्दी ठीक हो गया। बूढ़ा लू भी एक शक्तिशाली कीमियागर था, इसलिए वह इस समय सबसे ज्यादा हैरान था। बेशक उसके पास इतनी गति हो सकती थी, लेकिन चेन जियांग उसकी नज़र में सिर्फ एक जवान आदमी था।
चेन जियांग ने गोली की भट्टी खोली और बूढ़ा लू उत्सुकता से उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। 4 गुणवत्ता वाले दाव मार्क डैन को देखकर उसने तुरंत प्रशंसा की। अच्छा लड़का, तुम्हारे मानक वास्तव में बहुत ऊंचे हैं, मैंने वास्तव में तुम्हें कमाका है। चेन जियांग ने केवल विनम्रतापूर्वक हंसते हुए कहा, वरिष्ठ, आप बहुत बढ़िया हैं। आप एक ही समय में सामग्री के 10 सेट को परिष्कृत करने जा रहे हैं। आप शायद एक बार में बहुत सारी गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं, है ना? तुमने ये भी समझ लिया? बूढ़ा लू हंसा। अब तुम रह सकते हो, अब से तुम मेरे साथ रह सकते हो। हम दाव मार्क डैन को निखारने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चेन जियांग ने सिर हिलाया। यान गुआंग ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि चेन जियांग गोलियों को परिष्कृत करना जानता है और उसका स्तर बहुत ऊंचा है। उसने चेन जियांग और अन्य लोगों को अलविदा कहा और चला गया। चेन जियांग ने गोलियां बनाते समय ओल्ड लू से बातचीत की। ओल्ड लू का पूरा नाम लू युचुआन था और वह व्हाइट स्पिरिट सिटी में बड़ा हुआ था। वह व्हाइट स्पिरिट सिटी के कीमिया विभाग में एक बुजुर्ग था। वरिष्ठ, क्या आज हमारा मिशन बस इतना ही है? चेन जियांग ने जड़ी बूटियों के ढेर की ओर देखा। नहीं, यह इस महीने हमारा मिशन है। हमारे अल्केमिस्ट को भी कुछ आराम की जरूरत है। लू युचुआन हंसा। अगर हम काफी तेज हैं तो हमारे पास आराम करने के लिए बहुत समय होगा। औषधीय सामग्री के उस छोटे से ढेर में लगभग 500 दवाइयां थीं, जो चेन जियांग के लिए बेहद दुर्लभ थी। अगर वह चाहे तो इसे एक दिन में पूरा कर सकता था। वरिष्ठ, आप जैसे कितने कीमियागर यहाँ हैं? चेन जियांग ने कहा। उसने बाद में इसे परिष्कृत करने के लिए 1000 शोधन विधि का उपयोग करने की योजना बनाई। उनमें से 10 से ज्यादा हैं, लेकिन वे मुझसे अलग हैं। उनके पीछे काफी भूत हैं, इसलिए उनके पास काफी मिशन भी हैं। लू युचुआन हंसा। चिंता मत करो, मैं ये सारे मुद्दे तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगा जैसे वे लाएंगे। चेन जियांग ने गोलियों के एक और बैच को परिष्कृत करना समाप्त कर दिया था। इस बार वह पिछली बार की तुलना में बहुत तेज था, जिसने लू युचुआन को फिर से चौंका दिया। इसके बाद चेन जियांग ने 10,000 शोधन विधि का उपयोग किया और एक ही समय में दाओ मार्क डैन के 5 बैचों को परिष्कृत किया। लू युचुआन मूल रूप से अपनी गति से अधिक संतुष्ट थे। वह एक बार में 10 बैचों को परिष्कृत कर सकते थे, जो 10 बैचों के बराबर था। अब जब उसने चेन जियांग को एक ही समय में 5 गोली भट्टियों को नियंत्रित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करते देखा, तो अगर उसकी गति पहले जैसी होती तो वह निश्चित रूप से पहले से तेज होता। तुम कहाँ से आए हो? कितना आश्चर्यजनक है, क्या यह उन महान दाओ सम्राटों के शिष्य हो सकते हैं? ये देखकर कि चेन जियांग की कुछ जादू विधि भट्टियां कितनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं, लू युचुआन मदद नहीं कर सका और आश्चर्यचकित हो गया। मैं बाहर से आया हूँ। ये कौन सी नई आठ बंजर भूमि है? चेन जियांग ने तब लू युचुआन को नई आठ बंजर भूमि के बारे में बताया। वह इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और केवल थोड़ा ही जानता था। ये जानते हुए कि चेन जियांग केवल इसलिए यहाँ छिपा था क्योंकि उसने परेशानी खड़ी कर दी थी, लू युचुआन ने हंसते हुए कहा, वास्तव में कई लोगों ने शक्तिशाली लोगों को उकसाया है। ये केवल तुम ही नहीं थे जिन्हें बिना किसी विकल्प के इस जगह में प्रवेश करना पड़ा था। इसलिए तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो बदला लेने के लिए आ रहे हैं। वे इस शहर की स्थापना करने वाले 3 दाव संप्रभुओं को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या वे 3 दाव सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं? ये वास्तव में अच्छा लगता है, चेन जियांग ने पूछा। उसने पहले भी यान गुआंग को इसके बारे में बात करते सुना था। बेशक वे ताकतवर हैं, मैंने उनके बारे में पहले सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। यान गुआंग ने वास्तव में उन्हें कुछ बार देखा है। संक्षेप में, वे सभी रहस्यमय लोग हैं, लू युचुआन ने कहा। इसके अलावा यहाँ 3 महान देशी बैंक बहुत रहस्यमय हैं। ऐसे शहर थे जो स्पिरिट वेस्टलैंड में नष्ट हो गए थे, लेकिन अंदर के 3 महान देशी बैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चेन जियांग 3 महान देशी बैंकों से भी अपेक्षाकृत परिचित था। उन्हें इस युग में स्वर्गीय दाव द्वारा इस युग की विभिन्न शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित किया गया था। अगले कुछ दिनों में चेन जियांग और लू युचुआन ने बहुत मेहनत की और सभी औषधीय सामग्री पूरी हो गई। बेटे, तुम तो उन दूसरे लड़कों से 1 दर्जन गुना ज्यादा ताकतवर हो। हमारे पास आराम करने के लिए 20 दिन से ज्यादा हैं। लू युचुआन हंसा। यान गुआंग चेन जियांग को अल्केमिस्ट की पहचान Z टोकन बनाने में मदद करने के लिए 2 बार यहाँ आया था। जब तक चेन जियांग पूरे 3 साल तक आंतरिक शहर में गोलियों को परिष्कृत करता रहेगा, तब तक वह बिना किसी प्रतिबंध के आंतरिक शहर में आराम से घूम सकेगा। बेशक वह गोलियों को परिष्कृत करने और उन्हें विकसित करने में मदद करने के लिए सेना में भी रह सकता है। अगले महीने हमारा मिशन क्या है? चेन जियांग ने पूछा। फिलहाल मुझे नहीं पता। चाहे जो भी हो, हमारी गति के साथ हम इसे जल्दी से खत्म कर पाएंगे। लू युचुआन उस समय बहुत खुश था, क्योंकि चेन जियांग के उनके साथ शामिल होने से वह बहुत निश्चिंत हो गया था। चेन जियांग के लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान थीं। अपने आराम के समय में वह खुद एक किंगयुआन डैंग को परिष्कृत कर रहा था, लेकिन वह अभी भी दाओ डैंग क्षेत्र में था।
मरे हुए दिव्य जाति के अन्य रैंकर्स की तुलना में वह बस बहुत कमजोर था। बहुत जल्दी 20 दिन से अधिक समय बीत गया और लू यूचुआन औषधीय सामग्री का एक जत्था लेकर वापस आ गया। बेटे, हमें काम करना है, लू यूचुआन चिल्लाया। चेन जियांग उत्सुकता से बाहर चला गया। लू यूचुआन द्वारा निकाले गए फलों के जार को देखकर वह भौंचक्का रह गया। ये कौन सी गोली है? ऐसा लगता है कि मैंने इस औषधीय जड़ी बूटी को पहले कभी नहीं देखा या पहचाना भी नहीं है। चिंता मत करो, एक गोली का फॉर्मूला होगा। अपने स्तर के साथ आप जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर लेंगे। लू यूचुआन हंसा। जैसे ही चेन जियांग ने एक फल निकाला, यान गुआंग दौड़कर आया और उत्सुकता से बोला, बूढ़े लू, अन्य शहरों के सभी कीमियागर आपको नाम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। लू यूचुआन बहुत शांत दिखाई दिए और उन्होंने कहा, चलो देखते हैं कि क्या वह कमीना सचमुच उग गया है। यान गुआंग और लू यूचुआन उसके पीछे पीछे भीतरी शहर के एक महल की ओर चल दिए। हालांकि चेन जियांग 20 दिनों से ज्यादा समय से भीतरी शहर में था, लेकिन उसने पहले कभी यहाँ नहीं खेला था। ये व्हाइट स्पिरिट पैलेस है। ये 3 दाओ संप्रभुओं के निवास स्थान हैं। अल्केमिस्ट की पृष्ठभूमि वास्तव में कौन है? उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है और वे व्हाइट स्पिरिट पैलेस में कैसे रह सकते हैं? लू यूचुआन अब पहले जैसा शांत नहीं था और थोड़ा घबराया हुआ था। चिंता मत करो, उसने कहा। मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हो रहा है। तुम पिछले कई सालों से बहुत अच्छा कर रहे हो, ओल्ड लू। तुम तीनों दाओ सॉवरेन निश्चित रूप से यह जानते हो, यान गुआंग ने कहा। महल के अंदर विशाल हॉल में पहुंचकर चेन जियांग और लू यूचुआन कुर्सियों पर बैठ गए। लू यूचुआन इस समय थोड़ा परेशान था और बेहद घबराया हुआ लग रहा था। कुछ ही देर बाद 3 लोग अंदर आए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था, जबकि बाकी 2 जवान और सुंदर थे। वे सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे, जिससे लोगों को सम्मान का एहसास हो रहा था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर कुछ झुर्रियां थीं। उसने बहुत पुराने सफ़ेद कपड़े पहने थे और उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी। जब वह मुस्कुराता था तो वह बहुत दयालु दिखता था। जब कोई अंदर आया तो चेन जियांग और लू यूचुआन तुरंत खड़े हो गए। यह एल्डर लू होना चाहिए, यान गुआंग अक्सर आपका उल्लेख करता है और वह हमारे व्हाइट स्पिरिट सिटी में काफ़ी प्रसिद्ध कीमियागर मास्टर है, एक आदमी ने कहा। मेरी हिम्मत नहीं है, लू यूचुआन ने तुरंत विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। यह शून्य शहर का झांक क्यों है? मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर लू ने उसके बारे में सुना है? आदमी ने पूछा। बेशक मैंने इसके बारे में सुना है। लू यूचुआन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मास्टर झांक शून्य शहर के नंबर 1 कीमियागर हैं। मैं लंबे समय से उनका प्रशंसक रहा हूँ। चेन जियांग उन 2 लोगों की पहचान के बारे में थोड़ा उत्सुक था। ऐसा लगता है कि वे सरल नहीं थे और यान गुआंग ने उनका परिचय नहीं कराया था। मास्टर लू चेन, आज मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं ताकि एक समस्या का समाधान कर सकूं। मुझे अभी अभी एक गोली का फॉर्मूला मिला है और मेरे पास औषधीय जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन मैं इसे बनाने में असमर्थ हूं। झांग क्यू ने कहा। ओह, मैंने सुना है कि शून्य शहर में हमारे श्वेत आत्मा शहर से भी अधिक कीमियागर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शून्य शहर का कीमियागर भी एक को परिष्कृत करने में असमर्थ है? लू यूचुआन ने कहा। वह भी इस समय बहुत उत्सुक था। झांग क्यू ने सिर हिलाया। हम इसे परिष्कृत करने में असमर्थ थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। लू यूचुआन ने यान गुआंग को देखा और यान गुआंग ने कहा, वास्तव में शून्य शहर भी 3 दाओ संप्रभुओं द्वारा बनाया गया था और ये दोनों उनमें से एक के शिष्य हैं। वे सभी शून्य शहर में हैं। दाओ सम्राट के शिष्य लू यूचुआन का दिल कांप उठा। उसे एहसास नहीं था कि ऐसा व्यक्ति उसकी नज़र में बहुत सम्मानित अस्तित्व था। हमारे पास गठबंधन से संबंधित कुल 3 शहर हैं। जल्द ही हमें कुछ जानवरों की जातियों के खिलाफ लड़ना होगा। ये गोली फॉर्मूला अनजाने में 3 दाओ संप्रभुओं द्वारा प्राप्त किया गया था और यहाँ तक कि वे इसे स्वयं परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा कीमियागर इसका ख्याल रख सकता है, एक आदमी ने कहा। यह तथ्य कि दाओ सम्राट भी इसे परिष्कृत करने में असमर्थ था, लू यूचुआन को बहुत दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि वह भी निश्चित रूप से इसे परिष्कृत करने में असमर्थ होगा। क्या ये गोली बहुत शक्तिशाली है? क्या ये लड़ाई में बहुत मददगार है? चेन जियांग, जो अब तक चुप था, ने अचानक पूछा। हाँ, ये गोली एक उच्च श्रेणी की राजा स्तर की गोली है, जिसे शेंगदाओ दान कहा जाता है। यह एक प्रकार की गोली है जिसे उन्नत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, महान दाओ गोली का सबसे निचला ग्रेड एक उच्च श्रेणी का राजा स्तर की गोली है, और यदि औषधीय तत्व हैं तो सम्राट स्तर की गोली को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं है। पुरुषों में से एक ने सिर हिलाया, फिर पूछा, भाई क्या आप भी एक कीमियागर हैं? मुझे लगता है कि ऐसा ही है। एल्डर लू और मैं साथ हैं। चेन जियांग हंसा। उसे इस तरह की गोली में बहुत दिलचस्पी थी। मुख्य बात यह है कि दाओ दान क्षेत्र इसे खा लेता है, जिससे दाओ दान क्षेत्र जल्दी से दाओ पो क्षेत्र में कदम रख सकता है, लेकिन दाओ पो क्षेत्र द्वारा इसे खा लेने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उच्च श्रेणी के राजा स्तर के शेंगदाओ दान का होना पर्याप्त है, आदमी ने कहा।
चेन जियांग को सिरदर्द हो रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कब दाओपो क्षेत्र में कदम रख पाएगा। वह वर्तमान में दाओ दान क्षेत्र के 7वें स्तर पर था और अगले 3 चरणों में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। यदि हम इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकें तो हमारे पास और भी अधिक दाओपो क्षेत्र के योद्धा होंगे। लू यूचुआन ने जवाब दिया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसके बाद झांग क्यू ने लू यूचुआन को शोधन से प्राप्त सभी अनुभव बताए और उसे गोली बनाने की सामग्री दी। अगर मैं उन्हें बना सकता हूं तो तीनों दाव सम्राट मुझे निश्चित रूप से अच्छा इनाम देंगे। आदमी मुस्कुराया और कहा, मैं बस आपकी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं। लू यूचुआन इस समय बहुत दबाव में था, इसलिए वह केवल अपना सिर हिला सकता था। क्योंकि वह इस तरह के शेंगदाओ दान को परिष्कृत करना चाहता था, इसलिए उसे वह चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी जो उसे अभी मिली थी। उसने यान गुआंग से इन औषधीय जड़ी बूटियों को वापस करने के लिए कहा। शेंगदाओ दान की दवाई सिर्फ 2 तरह की थी। वे पौधे नहीं थे बल्कि 2 पत्थर थे, एक लाल और एक सुनहरा, सिर्फ अखरोट के आकार के। चेन जियांग ने पहले भी इसकी कुछ नकल करने की योजना बनाई थी, लेकिन पत्थर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। यह क्या है? चेन जियांग ने जेड बॉक्स के अंदर पत्थर को देखा और पूछा, क्या ये पत्थर है? यह एक पत्थर है, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही खास पत्थर है। पौधों और पेड़ों की तरह इसमें भी अंकुरित होने और खिलने की एक प्रक्रिया होती है। लू यूचुआन ने हंसते हुए कहा, शायद आपने ऐसा नहीं किया है। नहीं, मैंने सोचा कि यह एक पत्थर है। चेन जियांग ने अपने दिल में राहत की सांस ली, लेकिन वह अभी भी अनिश्चित था कि क्या यह पत्थर लगाया जा सकता है। बड़े लू, क्या वे जानवर जातियां वास्तव में इतनी शक्तिशाली हैं? वे सारा दिन क्यों लड़ते रहते हैं? चेन जियांग समझ गया कि इस तरह के शहर में अक्सर युद्ध होते रहते हैं और हर बार जब वे लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बहुत शक्तिशाली उन जानवरों को मजबूत बनने के लिए केवल कुछ खाना खाने की ज़रूरत है, उन्हें बिल्कुल भी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है और वे एक मजबूत शरीर के साथ पैदा होते हैं। बहुत शक्तिशाली उन जानवरों को मजबूत बनने के लिए केवल कुछ खाना खाने की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें खेती करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लू यूचुआन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस बार जीत सकते हैं। चेन जियांग को लगा कि यह आत्मा बंजर भूमि भी संतुलित अवस्था में है। ये स्पष्ट था कि मनुष्यों और जानवरों के विकास को गुप्त रूप से नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति थी, अन्यथा यदि एक पक्ष बहुत मजबूत था तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। चेन जियांग ने शेंगदाओ डैंग के कुछ टुकड़े लिए, फिर अपने कमरे में लौट आया। वहाँ बहुत सारे पत्थर थे और लू यूचुआन को कोई आपत्ति नहीं थी अगर वह उन्हें परिष्कृत करने के लिए ले जाता। उसने चेन जियांग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जब वह दाओ मार्क डैंग को परिष्कृत कर रहा था तब भी उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि वह चेन जियांग से कमतर है। होनकिंग जियांग यिन, देखो और देखो कि क्या इसे लगाया जा सकता है। चेन जियांग ने 2 पत्थरों को यू याओ माउंटेन विला में रख दिया। ठीक है, चलो अब इसे आजमाते हैं, चू होनकिंग ने कहा। चेन जियांग ने भी शेंगदाओ दान को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, सुनहरे और लाल पत्थरों को गोली भट्टी में डाल दिया। जब वह मुख्य हॉल में था तो उसने झांग क्यू से सामग्री को परिष्कृत करने में कठिनाई के बारे में सुना था। मुख्य समस्या ये थी कि सामग्री बहुत ही खास और अजीब थी, जो पिछली जड़ी बूटियों से बहुत अलग थी। चेन जियांग को समझ में आ गया कि सामान्य विधि से शोधन करने में बहुत समय लगेगा। मैंने सृजन ज्वाला को सक्रिय करने के लिए च्वांगशी भगवान की भट्टी का उपयोग किया, भले ही मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़े, मुझे 2 पत्थरों को परिष्कृत करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। चेन जियांग को स्थिति का मोटे तौर पर अनुमान लगाने के लिए केवल 2 घंटे का प्रयास करना पड़ा, इसलिए उसने तुरंत रोक दिया। क्योंकि गोली को परिष्कृत करने के लिए सीधे आग का उपयोग करने की विधि बहुत व्यावहारिक नहीं थी, शेंगदाओ दान को शुरू करने के लिए बड़ी मात्रा में गोलियों की आवश्यकता थी, इसलिए शोधन की गति तेज होनी चाहिए थी, जिसके लिए कम से कम 10 दिनों की आवश्यकता थी। चेन जियांग को अत्यंत भयानक सृजन ज्वाला का उपयोग करने के लिए 1 महीने की आवश्यकता होगी, इसलिए अन्य कीमियागर को निश्चित रूप से और भी अधिक समय की आवश्यकता होगी। इस पदार्थ के बारे में और अधिक समझने के लिए चेन जियांग ने पत्थर में गहराई से देखने के लिए दाओ हॉटाई का इस्तेमाल किया। पूरे दिन ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि इस पत्थर को परिष्कृत करना इतना कठिन क्यों था। मुख्य कारण ये था कि पत्थर के अंदर बहुत सारे छोटे कण थे जो एक प्राकृतिक संरचना बनाते थे, जो पत्थर के चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली अवरोध बनाता था। चेन जियांग ने लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद ही इसका पता लगाया था। मैं आत्मरक्षा कौशल के साथ पैदा हुआ था। ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं, लेकिन वे इस पत्थर जितनी शक्तिशाली नहीं हैं। ये पत्थर एक छोटी रक्षात्मक सरणी डिस्क के बराबर है। चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। इसके अलावा यह एक पत्थर की अवस्था में जम गया है, इसलिए यह एक दाव गोली जैसा दिखता है। इस पत्थर के भीतर निहित शक्ति ऐसी शक्तिशाली संरचना के संचालन का समर्थन करने में सक्षम नहीं होनी चाहिए, इसे प्राकृतिक कानून सिद्धांतों की शक्ति को अवशोषित करना चाहिए।
बुरा नहीं है, इस तरह के पत्थर में एक दाव गोली की विशेष क्षमता होनी चाहिए और स्वर्ग और पृथ्वी की स्वर्गीय ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि यह अंदर प्राकृतिक संरचना के संचालन को बनाए रख सकता है। इस समय चेन जियांग ने युयाओ माउंटेन विला पर एक नज़र डाली। चू होंगकिंग और यांग जियांगिन ध्यान से कुछ पौधों की देखभाल कर रहे थे जो अभी अभी अंकुरित हुए थे। होंगकिंग, क्या ये 2 पौधे उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके लगाए गए हैं? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, ये वाकई अजीब है। ये दोनों पेड़ बहुत खास हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि वे इन पेड़ों से स्वर्गीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं। चू होंगकिंग ने कहा। चू होंगकिंग और यांग जियांगिन को अंदर की स्वर्गीय ऊर्जा के प्रवाह के बारे में सबसे अधिक स्पष्ट जानकारी थी और चेन जियांग केवल यह महसूस कर सकता था कि अंदर स्वर्गीय ऊर्जा बह रही थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या था जो स्वर्गीय ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही कई औषधीय जड़ी बूटियां लगाई थीं। अभी चेन जियांग को यकीन था कि यह पत्थर पौधे के जीवन से संघनित एक तावदान था और ये थोड़ा विशेष था, लेकिन परिष्कृत और मिश्रित होने के बाद कोई व्यक्ति अपने तावदान क्षेत्र को छलांग और सीमा से आगे बढ़ा सकता है। ये सचमुच एक बहुत अच्छी गोली है। मुझे इसे अवश्य बनाना चाहिए। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने क्रैश विधि का उपयोग करने का एक तरीका सोचा। अतीत में जब वह क्रैश विधि का उपयोग करते थे तो वे इसका उपयोग केवल औषधीय अवयवों को परिष्कृत करने के बाद औषधीय तरल के साथ टकराव के लिए करते थे। उसकी नज़र में ये दोनों पत्थर मेडिसिन क्रिस्टल जितने ही सख्त थे। जब वह थरी क्रैश का इस्तेमाल कर रहा था तो मेडिसिन क्रिस्टल इससे कहीं ज़्यादा मजबूत था, इसलिए उसे लगा कि यह तरीका काम कर सकता है। चेन जियांग ने तुरंत कोशिश नहीं की। वह बाहर आंगन में गया और देखा कि लू युचुआन अपना सिर हिला रहा था और आहें भर रहा था। आह, ये वास्तव में कठिन है। यहाँ तक कि दाओ सॉवरेन भी इसे परिष्कृत करने में असमर्थ हैं। मैं इसे कैसे परिष्कृत कर सकता हूँ? चेन जियांग को बाहर आते देख लू युचुआन ने आह भरी। अगर मैं गोली भट्टी के अंदर इन 2 पत्थरों को तोड़ दूं तो क्या प्रतिक्रिया होगी? चेन जियांग ने पूछा। इन 2 पत्थरों को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है, शायद उन्हें नष्ट करना आसान होगा। अगर यह टूट गया तो पत्थर अपनी विशेष शक्ति खो देगा और यह बेकार हो जाएगा। लू युचुआन ने अपना सिर हिलाया। ये काम नहीं करेगा। तुमने कोशिश की? चेन जियांग ने फिर पूछा। मैंने कोशिश की। लू युचुआन ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा इसे तोड़ना आसान नहीं है। मैंने इसे तोड़ने के लिए बहुत सारी शक्ति का उपयोग किया है और इसे चकनाचूर करने के बाद मैं एक सामान्य चट्टान के समान हो जाऊंगा। उन दाओ सॉवरेन ने भी इस विधि को आजमाया होगा पहले। जब ये टूटेगा तो क्या विस्फोट होगा? चेन जियांग को इस बात की ज्यादा चिंता थी, इसलिए वह पूछने के लिए बाहर आया। उसे चिंता थी कि इससे बहुत ज्यादा हंगामा मच जाएगा। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ये पत्थर भी काफी अजीब हैं। इन्हें टुकड़ों में तोड़ने के बाद इनमें से बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं निकलती जो बाहर निकल सके। इसके बजाय ये बहुत शांत हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। लू युचुआन ने कहा, मैं कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। चेन जियांग अपने कमरे में वापस आया और अपनी चवांगशी भगवान की भट्टी निकाली। वह शुरू से ही इस शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने के लिए क्रैश विधि का उपयोग करने के लिए तैयार था। लू युचुआन से पूछने के बाद कि क्या ये कोई मजबूत शक्ति उत्पन्न करेगा, वह राहत महसूस कर रहा था और इसे आजमाने चला गया। गोली भट्टी के अंदर लाल और सुनहरे रंग के पत्थर भी दाओयुआन अमर शक्ति की लहर में लिपटे हुए थे। बाद में उसे उल्का अमर शक्ति के 2 और सेट जारी करने होंगे और उन्हें 2 पत्थरों से जोड़ना होगा, जिससे दोनों पत्थर अत्यंत शक्तिशाली उल्का अमर शक्ति के बल पर एक दूसरे से भयंकर रूप से टकरा सकें। शुरू करो। चेन जियांग के एक विचार से ही उल्का अमर शक्ति तुरंत बाहर निकल आई। सफल होने के लिए उसने बहुत सारी दाओयुआन अमर शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह बहुत मजबूत भी था। दोनों पत्थर आपस में जोर से टकराए, जिससे चवांगशी देव भट्टी थोड़ी हिल गई। प्रभाव के क्षण में सुनहरी और लाल रोशनी फूट पड़ी। चेन जियांग ने भी उत्सुकता से विस्फोटित ऊर्जा को शांत करने के लिए सृजन ज्वाला का उपयोग किया। चेन जियांग को ये बात समझ में नहीं आई कि इतनी हिंसक टक्कर से वास्तव में कोई मजबूत उतार चढ़ाव नहीं हुआ। यह उन औषधीय तत्वों से बिल्कुल अलग था जिन्हें उसने अतीत में परिष्कृत किया था। टक्कर के बाद गोली भट्टी के अंदर बहुत सारे सुनहरे और लाल कण थे। वे प्रकाश बिखेर रहे थे और सर्पिल आकार में घूम रहे थे। एक सुनहरा और एक लाल, वे दोनों बेहद खूबसूरत थे। जब चेन जियांग ने इसे परिष्कृत करने के लिए क्रिएशन फ्लेम का इस्तेमाल किया तो वे दयनीय छोटी चीजें धीरे धीरे तरल में बदल गईं और औषधीय तरल में बदल गईं। जल्द ही उसने गोली भट्टी के अंदर एक सुनहरे लाल औषधीय तरल गेंद को संघनित किया। इस बिंदु पर वह काफी हद तक सफल हो चुका था। चेन जियांग मन ही मन खुश था, क्योंकि उसने एक ऐसी गोली खा ली थी जिसे कोई और परिष्कृत नहीं कर सकता था। उसके बाद ये बहुत आसान हो गया। उन्होंने गोली को 5 भागों में विभाजित किया और गोली को संघनित करना शुरू कर दिया। हालांकि गोली को संघनित करना आसान नहीं था। 5 सुनहरे लाल गोलियों को सफलतापूर्वक संघनित करने में उन्हें 6 घंटे लगे।
ये शेंगदाओ डैन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका प्रभाव शेंगदाओ डैन जैसा ही है। इस गोली का फॉर्मूला वास्तव में किसने बनाया है? जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वह निश्चित रूप से इसे परिष्कृत कर सकता है। चेन जियांग खुद को सोचने से रोक नहीं पाया। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि निर्माता ने गोली को परिष्कृत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया और क्या वह उसके जैसा था या नहीं। चेन जियांग खुशी खुशी कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसे लू युचुआन नहीं दिखा। शाम हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि लू युचुआन कहाँ गया है, इसलिए वह केवल उसे ढूंढ सकता था। चेन जियांग, तुम कहाँ जा रहे हो? जैसे ही चेन जियांग आंगन से बाहर निकला, उसने यांग गुआंग और लू युचुआन को आते देखा। मैं तो बस तुम्हें ढूंढने जा रहा था। चेन जियांग हंसा। बड़े लू, तुम कहाँ चले गए? शेंगदाओ डैन को परिष्कृत करने वाला एक कीमियागर है, लू युचुआन ने कहा। उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चेन जियांग को यह अजीब लगा। यह एक अच्छी बात होनी चाहिए। चेन जियांग ने भी हाल ही में शेंगदाओ डैन को परिष्कृत किया था और इस गोली को परिष्कृत करना वाकई बहुत मुश्किल था। अब जबकि कोई और था जो इसे परिष्कृत कर सकता था, वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि उस व्यक्ति ने कौन सी विधि अपनाई। लेकिन जब उसने लू युचुआन की भद्दी अभिव्यक्ति देखी तो यह निश्चित रूप से इस मामले के कारण था। बड़े लू, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या किसी शेंगदाओ दान को परिष्कृत करना अच्छा नहीं है? चेन जियांग ने पूछा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं, लू युचुआन ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी शिकायत झेलनी पड़ी हो। चेन जियांग ने यांग गुआंग की ओर देखा, जिसने आह भरते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। चेन जियांग उनके साथ हॉल में दाखिल हुआ और लू युचुआन के लिए एक कप चाय बनाई। बड़े लू, शांत हो जाओ, इस तरह की बात को दिल पर मत लो, यह आपके मूड के लिए अच्छा नहीं है। यह आदमी बहुत ज्यादा कमीना है, एल्डर लू ने गाली दी, फिर चाय की चुस्की ली। चेन जियांग सिर्फ बगल से देख सकता था। यांग गुआंग ने चेन जियांग की हैरान नज़र देखी और आह भरते हुए कहा, किसी ने शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने के बाद एल्डर लू जैसे कीमियागर को बुलाया था और उस आदमी ने हमारे देखने के लिए एक भट्टी को भी परिष्कृत किया था। यह मूल रूप से एक अच्छी बात थी। ये सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति ने शेंगदाओ दान को परिष्कृत किया वह बहुत घमंडी और अभिमानी व्यक्ति था। इस समय एल्डर लू ने कमान संभाली और गुस्से से कहा, यह आदमी वास्तव में चाहता है कि हम उसे अपना गुरु बना लें, तभी वह हमें गोली को परिष्कृत करने की विधि सिखाने को तैयार है। इसके अलावा उसने कहा कि अगर हम इस तरह की गोली को परिष्कृत नहीं कर सकते, भले ही यह बेकार हो, तो हमें युद्ध के मैदान में जाना चाहिए। इसके अलावा उसने 3 दाव संप्रभुओं से उसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि देने के लिए भी कहा। जब हम उससे मिलते हैं तो वह चाहता है कि हम उसे सम्मानपूर्वक शिक्षक के रूप में संबोधित करें। ये कमीना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह 3 दाव संप्रभुओं पर दबाव डाल रहा है। केवल तभी जब हम उसे अपना गुरु मानेंगे, तभी वह हमें शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने की विधि सिखाने के लिए तैयार होगा। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग ने ये शब्द सुनने के बाद वह भौचक्का रह गया। ये व्यक्ति वास्तव में बहुत घमंडी था। उसने उसे न तो सिखाया और न ही सिखाया, बल्कि इसके बजाय वह ऐसा कुछ कहना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे शेंगदाओ दान को परिष्कृत करना उसे अजेय बना देगा। तीनों दाव सम्राट निश्चित रूप से मूर्ख नहीं हैं। वह निश्चित रूप से आपको किसी कोने में धकेलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, है ना? चेन जियांग ने कहा। वह भी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे शेंगदाओ डैन की तत्काल आवश्यकता है और वह अकेला व्यक्ति है जो उन्हें परिष्कृत करना जानता है, इसलिए वह निश्चित रूप से उन्हें स्वयं परिष्कृत नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वह दूसरों को तकनीक देने के लिए तैयार नहीं है। लू युचुआन ने कहा, क्या यह आदमी सचमुच इतना घमंडी है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए, वह अभी भी शहर में है। यांग गुआंग थोड़ा हैरान हुआ, कोई जल्दबाजी मत करो। अभी दाओ सॉवरेन में से एक शहर के अंदर है, वह मुख्य रूप से उसकी सुरक्षा के लिए प्रभारी है। मुझे चिंता है कि वह जानवरों द्वारा मारा जा सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं उसे पीटने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी भावना को हताश करने जा रहा हूँ और गोली शोधन में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक अधिक कोमल विधि का उपयोग करने जा रहा हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वह जो अन्य गोलियां बनाता है वे भयानक हैं, लेकिन वह शेंगदाओ दान को बनाना जानता है। दाओ संप्रभु निश्चित रूप से उसे एक खजाने के रूप में मानेंगे। लू युचुआन ने अपना सिर हिलाया, तो ये बेहतर है कि मैं ऐसा न करूं। अगर मैं उसे अपना शिष्य बनने के लिए मजबूर करता हूं, तो मेरे पास आत्मा बंजर भूमि को छोड़कर कहीं और जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चेन जियांग लू युचुआन जैसे पुराने कीमियागर के गर्व के बारे में स्पष्ट था। इस तरह के मामले में भले ही उसे मरना पड़े, वह बिल्कुल समझौता नहीं करेगा। शेंगदाओ डैन को परिष्कृत करने में वह कितना शक्तिशाली है। संयोग से मैं भी उसे परिष्कृत कर सकता हूँ। चूंकि वह उसे परिष्कृत कर सकता है, तो फिर मेरे पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी तो है ही। चेन जियांग ने कहा, क्या तुम सच में शेंगदाओ दान को परिष्कृत कर सकते हो? लू युचुआन ने जल्दी से पूछा।
चेन जियांग ने एक शेंगदाओ डैन निकाला, उसे लू युचुआन की ओर फेंका और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े लू, क्या आप लोगों ने उसे पहले शेंगदाओ डैन को परिष्कृत करते नहीं देखा? आपको निश्चित होना चाहिए कि यह शेंगदाओ डैन है या नहीं, है ना? उसी समय उसके दिल में गुस्सा बहुत अधिक शांत हो गया, क्योंकि अभी ये केवल वह व्यक्ति नहीं था जिससे वह नफरत करता था जो शेंगदाओ दान को परिष्कृत कर सकता था। चेन जियांग भी शेंगदाओ दान को परिष्कृत कर सकता था। हाँ हाँ हाँ, ये शेंगदाओ दान है। लू युचुआन ने जल्दी से सिर हिलाया। यान गुआंग, आओ और देखो। यान गुआंग लंबे समय से लू युचुआन के साथ था। जब उसने देखा कि यह शेंगदाओ डैन है तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ और उसने कहा, ये गोली उस आदमी द्वारा बनाई गई गोली से कहीं बेहतर दिखती है। वह कमीना 2 गोलियां बना सकता है। बेटा, एक भट्टी में तुम कितनी गोलियां बना सकते हो? लू युचुआन ने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। चलो अब उसे ढूंढते हैं। चेन जियांग रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। लू युचुआन और यान गुआंग अभी अभी लौटे थे और वे तुरंत चेन जियांग को व्हाइट स्पिरिट पैलेस ले आए। रास्ते में चेन जियांग ने पहले ही कुछ जानकारी जुटा ली थी कि जिस कमीने अल्केमिस्ट लू युचुआन के बारे में बात कर रहा था वह वास्तव में तांगलांग नाम का एक युवक था जो दूसरे शहर से आया था। जब चेन जियांग और अन्य लोग व्हाइट स्पिरिट पैलेस के महान हॉल में पहुंचे तो यान गुआंग को खबर फैलाने का काम सौंपा गया। लू युचुआन ने मास्टर झांग क्यू सहित कई अल्केमिस्ट को भी बुलाया। वे सभी इस समय लू युचुआन की तरह ही गुस्से में थे। लू युचुआन ने तांगलांग को बदनाम करने के लिए इतने सारे अल्केमिस्ट बुलाए। आइए देखें कि वह अभी भी कैसे गर्व कर सकता है। बहुत जल्दी तांगलांग बाहर आ गया। हालांकि वह सुंदर था लेकिन उसका चेहरा बहुत घमंडी था और जब वह आया तो उसने अल्केमिस्ट को तिरस्कार से देखा, मानो वह बाकी सभी को नीची नज़र से देख रहा हो, जिससे वे उससे नफरत करने लगें। तांगलांग के आने के बाद जैसे ही वह कुछ व्यंग्यात्मक कहने वाला था, एक काले कपड़े वाला आदमी अचानक प्रकट हुआ, जैसे कि उसने स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके टेलीपोर्ट किया हो। इससे चेन जियांग बेहद हैरान हो गया और वह एक नज़र में बता सकता था कि इस काले कपड़े वाले आदमी का स्थानिक नियंत्रण बेहद मजबूत था। काले कपड़े पहने आदमी ने काला घूंघट पहना हुआ था और उसका केवल आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। काले कपड़े पहने आदमी ने काला कपड़ा पहना हुआ था और उसका केवल आधा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। तांगलांग, रुक जाओ। काले कपड़े पहने आदमी की आवाज़ सुनकर तांगलांग ने धीरे से खर्राटे लिए। स्पष्टतः ये काले वस्त्रधारी व्यक्ति 3 दाओ सम्राटों में से एक था। किसने शेंगदाओ दान को मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए परिष्कृत किया? तांगलांग ने अहंकार से भरी निगाह से सबकी ओर देखा। यह मैं हूँ, चेन जियांग ने तुरंत कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वह बेहद विनम्र और मिलनसार लग रहा था। ओह, ये तो मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगे? तांगलांग ने व्यंग्य किया। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चेन जियांग हंसा, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। तांगलांग को बेहद असहज महसूस हुआ। काले कपड़े वाली महिला ने भी पूछा, क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? उसकी आवाज़ बेहद कोमल थी, जिससे चेन जियांग के दिल को राहत मिली। बेशक, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, क्यों ना मैं इस ग्रैंड मास्टर तांग के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करूं और उसके साथ कुछ भी बनाऊं। तो क्या तुम कीमियागिरी की कला साझा करने को तैयार हो? मुझे निश्चित रूप से बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। वह वास्तव में चेन जियांग पर ऐसे ही विश्वास करती थी। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2476। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2476। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। बेशक, चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ इतना है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हर कोई मेरी तकनीक का उपयोग करने में सफल हो पाएगा। सभी वरिष्ठों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। कुछ अन्य लोगों की तकनीकें हैं जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं, चाहे वे कितनी भी सीखी गई हो। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे सभी को दूंगा और हर किसी को इसे सीखने देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये देखकर कि चेन जियांग का रवैया इतना अच्छा था और यहाँ तक कि सभी को वरिष्ठ कहकर संबोधित किया, उपस्थित सभी पुराने कीमियागर ने गुप्त रूप से चेन जियांग की प्रशंसा की। यह उस तांगलांग से अनगिनत गुना बेहतर था। तांगलांग ने स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारे। हालांकि वह वास्तव में उसे थप्पड़ नहीं मार रहा था, लेकिन इससे वह बहुत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा भी जल रहा था। हन्फ, शब्द खाली हैं। कोई भी कहेगा कि आपको उन्हें परिष्कृत करना होगा। इसके अलावा आपको उन्हें बहुत जल्दी परिष्कृत करने की आवश्यकता है। एक भट्टी को परिष्कृत करने के लिए कुछ दिन बर्बाद मत करो। इसके अलावा गुणवत्ता सबसे खराब किस्म की है। तांगलांग ने ठहाका लगाया। मुझे इसे परिष्कृत करने में केवल 6 घंटे लगे। आपके बारे में क्या आप इसके लिए सक्षम हैं? 6 घंटे, ये ठीक रहेगा। क्यों ना हम अभी प्रतिस्पर्धा करें? चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। तांगलांग ने नाक भान से कुड़ी और अपनी गोली भट्टी और चेन जियांग ने अपनी स्वर्गीय भट्टी निकाली।
काले रंग की महिला भी प्रतियोगिता देखने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। वह शेंगदाओ डैन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी, भले ही वह उन्हें परिष्कृत करने में असमर्थ थी, लेकिन उसके सामने 2 युवा पुरुष कर सकते थे। बेशक चेन जियांग के बारे में उसकी सबसे अच्छी धारणा थी, विशेष रूप से चेन जियांग की शांत और मिलनसार मुस्कान, जो तांगलांग के साथ एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास बनाती थी। आपकी गोली भट्टियों में कोई समस्या नहीं है, आप अभी शुरू कर सकते हैं, काले कपड़े वाली महिला ने कहा। औषधीय सामग्री उसने ही उपलब्ध कराई थी। सभी के पास 2 पत्थर जैसी वस्तुएं थीं। चेन जियांग और तांगलांग ने एक ही समय में शोधन शुरू किया था, और शोधन करते समय उसने दूसरे पक्ष की गोली भट्टी की जांच करने के लिए दाव हौटाई का भी इस्तेमाल किया था। वह देखना चाहता था कि तांगलांग ने कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था और क्या यह उसकी विधि के समान थी। तांगलांग ने जो तरीका इस्तेमाल किया वह उससे अलग था, लेकिन सिद्धांत वही थे। शुरू में तांगलांग ने एक बहुत ही अनोखी तरह की दाओयुआन अमर शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अनुमान लगाया कि तांगलांग ने दाओयुआन अमर शक्ति को एक तरह की दाओयुआन अमर शक्ति में बदलने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया था, और पत्थर के अंदरूनी हिस्से में डाल दिया। पत्थर के अंदर प्रवेश करने के बाद यह एक निश्चित सीमा तक इकट्ठा हो जाएगा और पत्थर को टुकड़ों में तोड़ देगा। हालांकि ये पत्थर के अंदर की ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस तरह गोली एक कोर बनाने में सक्षम होगी। हालांकि चेन जियांग द्वारा इस्तेमाल की गई क्रैश विधि सरल और अपरिष्कृत थी, और इसे एक पल में पूरा किया जा सकता था। इस समय वह गुप्त रूप से ये भी सोच रहा था कि इसे शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने के लिए विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली विधि में कैसे बदला जाए, बिना उसकी स्वर्गीय कीमिया को लीक किए। बेशक क्रैश विधि के साथ शेंगदाओ दान को परिष्कृत करना अभी भी अपेक्षाकृत आसान था, और यह गुणवत्ता में सुधार के लिए टकराव के रूप में उतना परेशानी भरा नहीं था। इसलिए उन्हें लगा कि अल्केमिस्ट के लिए इसे सीखना मुश्किल नहीं था, क्योंकि चू होनकिंग ने पहले ही युयाओ माउंटेन विला के साथ सफलतापूर्वक टकराव किया था और पहले से ही गोली को संघनित करना शुरू कर दिया था। क्योंकि यह उसका पहला प्रयास था, इसलिए चेन जियांग को इसे पहले प्रयास में करने में बहुत समय लगा, और यह हमेशा उसके पहले प्रयास में ही होता था। लेकिन अब यह उसका दूसरा प्रयास था। वह हर पहलू से बेहद परिचित था और उसके अनुकूल था, इसलिए उसे लगा कि वह इसे 6 घंटे के भीतर पूरा कर सकता है। चेन जियांग ने बहुत जल्दी टक्कर की प्रक्रिया पूरी कर ली। उसने इसे बहुत अच्छे से नियंत्रित किया था। 2 पत्थरों की विशेष विशेषताओं के अलावा टक्कर के दौरान ऊर्जा का विस्फोट बहुत तीव्र था, इसलिए गोली भट्टी बहुत शांत थी। उन्हें टुकड़ों में तोड़ने के बाद वे बहुत जल्दी औषधीय तरल में बदल गए। उसके बाद चेन जियांग ने एक गोली को संघनित करने की प्रक्रिया में प्रवेश किया। सामग्री की विशेष प्रकृति के कारण शेंगदाओ दान को परिष्कृत करते समय चेन जियांग ने महसूस किया कि एक गोली को संघनित करना सबसे कठिन चरण था। चेन जियांग को एहसास हुआ कि तांगलांग भी वही था, क्योंकि तांगलांग ने उससे पहले ही कंजीलिंग कोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, लेकिन प्रगति धीमी थी और 6 घंटे समाप्त होने से पहले अभी भी एक लंबा समय था। बहुत जल्दी ही 6 घंटे बीत गए और चेन जियांग इसे पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था। मैं कर चुका हूँ। चेन जियांग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और हंसा। मैं भी लगभग वहां पहुंच गया हूं। अपने आप पर बहुत ज्यादा खुश मत होइए। मैं एक ही भट्टी में 2 छर्रे परिष्कृत कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने पहले भी एक भट्टी बनाई थी, इसलिए अब मैं थोड़ा धीमा हूं, तांगलांग ने कहा। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया और गोली भट्टी का ढक्कन खोला। उसने 5 सुनहरे लाल गोलियां निकाली जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, बिल्कुल मोतियों की तरह दिख रही थीं। ये बेहद खूबसूरत थीं। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वे जानते थे कि चेन जियांग शेंगदाओ डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा कि एक बार में 5 उच्च गुणवत्ता वाले छर्रों को परिष्कृत कर सकेगा। काले वस्त्र पहने महिला की सुंदर और कोमल आंखें और भी अधिक द्रवित और विस्मय से भरी हुई थीं। मेरे पास 5 गोलियां हैं। चेन जियांग ने अपनी हथेली खोली और हंसा। तांगलांग भी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। अगर उसने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो वह निश्चित रूप से इस बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे अपनी गोली तकनीक पर बहुत भरोसा था और उसने सोचा कि केवल उसकी विधि ही शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने की समस्या को हल कर सकती है। तांगलांग का चेहरा लाल हो गया था। वह पहले ही इसे पूरा कर चुका था, लेकिन उसने ढक्कन नहीं खोला। वह जानता था कि वह हार चुका है, पूरी तरह से हार चुका है, और उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं बचा है। चेन जियांग ने ये 5 शेंगदाओ डैन काले रंग की लड़की को दिए और हंसे। ये कैसे है? क्या ये शेंगदाओ डैन है? मैंने पहले जिस भट्टी को परिष्कृत किया था उसमें भी 5 थे, लेकिन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं खाया। हाँ, काले कपड़े वाली महिला ने सिर हिलाया और धीरे से बोली। चेन जियांग ने अंदर से एक गोली निकाली और उसे तांगलांग की ओर फेंकते हुए कहा, ले लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी कीमियागिरी भी बहुत अच्छी है। अगर तुम इतने घमंडी नहीं होते तो मुझे लगता है कि तुम इसे और भी बेहतर बना सकते थे। तुम्हें लगा कि गोली बनाते समय तुम सिर्फ खुद को निखार सकते हो,
और चाहे तुम इसे कैसे भी निखारो, कोई भी तुम्हें कभी बुरा नहीं कहेगा। यही वजह है कि तुम्हारे द्वारा निखारे गए गोलियों की गुणवत्ता इतनी खराब है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी खुद को निखारने के लिए बहुत जगह है। अच्छी गुणवत्ता वाले 3 या 4 शेंगदाओ डैन को निखारो। तांगलांग ने शेंगदाओ डैन की गोली ली और फिर भारी स्वर में कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह जल्दी से चला गया। उसके चेहरे पर रुकने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में चेन जियांग के प्रति सच्ची कृतज्ञता थी, जिसने उसे अभी बहुत सी बातें समझने का मौका दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तीनों शहरों के ज्यादातर अल्केमिस्ट को जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। काले कपड़े वाली महिला ने कहा। चेन जियांग, मैं अभी आया। चेन जियांग ने लू युनचुवान को देखा। मैं अब लियू लाओ के साथ हूँ। क्या तुम अब सबको शेंगदाओ डैन को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की गई गोली तकनीक सिखा सकते हो? काले कपड़े वाली महिला ने फिर पूछा। उसकी आवाज़ नर्म और मधुर थी, जिससे लोगों को उसे सुनने में सहजता महसूस हुई। बेशक। चेन जियांग ने फिर शोधन प्रक्रिया को विस्तार से समझाना शुरू किया। सभी को ये बात अधिक स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को छुपाने के लिए जादुई विधि भट्टी का भी इस्तेमाल किया। यहाँ के सभी कीमियागर बहुत ही उत्कृष्ट थे और उसके बाद सभी ने हॉल में शोधन करना शुरू कर दिया। अगर कोई समस्या होती तो चेन जियांग उन्हें मौके पर ही निर्देश देता, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को निर्देश देता है, लेकिन वह इन वरिष्ठों के प्रति अत्यंत सम्मानजनक था। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2477। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2477। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ज्यादातर अल्केमिस्ट चेन जियांग द्वारा सिखाई गई गोलियों की तकनीक सीखने में सफल रहे। बस इतना था कि वे 6 घंटे के भीतर गोलियों को परिष्कृत करना नहीं सीख पाए, इसलिए वे कम से कम गोलियों को परिष्कृत तो कर ही सकते थे। वे जानते थे कि एक बार जब वे गोलियों की तकनीक से परिचित हो जाएंगे तो वे कम समय में गोलियों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। वरिष्ठ, आप कोशिश क्यों नहीं करते? मैं देख सकता हूं कि आप भी एक कीमियागर हैं। चेन जियांग काले कपड़े वाली महिला के पास खड़ा था और हंसते हुए बोला। आप कैसे बता सकते हैं? क्या मैं एक कीमियागर की तरह दिखती हूँ? काले कपड़े वाली महिला ने हल्के से हंसते हुए पूछा। उसे लगा कि चेन जियांग बहुत दिलचस्प था, इसके अलावा बहुत रहस्यमय था। यह मेरा अंतर्ज्ञान है। मेरा अंतर्ज्ञान हमेशा बहुत सटीक होता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, भले ही आप स्थानिक ऊर्जा में विशेषज्ञ हों, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप गोलियों के तरीके में कुशल हैं। जब मैं समझा रहा था तो आपने बहुत ध्यान से सुना, और जब मैं गोली शोधन सिखा रहा था तो आपने भी बहुत ध्यान से सुना। अगर मैं कीमियागर नहीं होता तो आपको इतनी दिलचस्पी नहीं होती। अच्छी नज़र है। काले कपड़े वाली लड़की मुस्कुराए और बोली, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया है और अपनी गोली की तकनीक सबको बता दी है। अब मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी। मेरे साथ चलो। काले कपड़े वाली महिला 3 दाव संप्रभुओं में से एक थी। उसने जिस भारी वेतन का उल्लेख किया है वह निश्चित रूप से बहुत भारी होना चाहिए। हालांकि पुराने कीमियागर ईर्ष्यालु थे, वे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग को यह मिलना चाहिए। चेन जियांग काले कपड़े पहने महिला के पीछे पीछे श्वेत आत्मा महल की गहराई में चला गया। इस समय वह एक ऐसे मार्ग पर था जो जमीन की ओर जाता था। वरिष्ठ, आपका नाम क्या है? आप एक दाव सॉवरेन हो सकते हैं, लेकिन आपका कोई नाम होना चाहिए, है ना? चेन जियांग ने पूछा। अंदाजा लगाओ। काले कपड़े वाली महिला ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। उसे काले वस्त्रधारी दाव सम्राट तो नहीं कहा जा सकता, है न? चेन जियांग ने सोचा, वह वास्तव में अनुमान लगाने में असमर्थ था। तुम्हारी कीमियागिरी का हुनर बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी तुम अंदाजा नहीं लगा सकती। काले कपड़े वाली लड़की ने अपना घूंघट हटा दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया, जिससे चेन जियांग अपने दिल में चिल्ला उठा। एक और सुंदरी। चेन जियांग ने सोचा, उसने कई सुंदरियों को देखा था, इसलिए वह उनसे मोहित नहीं होगा। उसकी इच्छाशक्ति का स्तर कई सुंदरियों द्वारा विकसित किया गया था। बायलिंग। चेन जियांग ने कहा। मेरा पूरा नाम जिया बेलिंग है। वह हल्के से मुस्कुराए और अपनी जीभ बाहर निकाली। क्या आपको लगता है कि मैं काफ़ी सुंदर नहीं हूँ? जब आप मुझे देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया केवल इस तरह की क्यों होती है? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम चाहती हो कि मैं ऐसा व्यवहार करूं जैसे मैं तुम्हें खाना चाहता हूं। बहन बायलिंग, तुम वास्तव में सुंदर हो, बस बात यह है कि सुंदर महिलाओं के प्रति मेरे मन में एक मजबूत प्रतिरोध है। हे, तुम महिलाओं में रुचि नहीं रख सकते, है न? जिया बेइलिंग की आवाज़ हमेशा इतनी कोमल और सुनने में सुखद होती थी। अब जब वह चेन जियांग के साथ मजाक कर रही थी, उसके लहजे में शरारत की झलक थी, तो यह और भी खास था। बकवास मत करो, महिलाओं में मेरी रुचि कभी कम नहीं हुई है। बात बस इतनी है कि मैंने पहले भी तुम्हारे जैसी 8 सुंदरियों को देखा है। हे, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कारण है कि मैं सुंदरियों के प्रति इतना प्रतिरोधी हूँ। मैं सच में नहीं कह सकता कि तुम बुरे इंसान।
हो, जिया बेइलिंग ने हंसते हुए कहा, अब तुम क्या चाहते हो? अगर मेरे पास कुछ है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? चेन जियांग पहले ही जिया बेइलिंग का पीछा करते हुए एक गुप्त कमरे में पहुंच चुका था। उसने सोचा कि वे किसी खजाने के पास पहुंचेंगे जहां से वह किसी तरह का खजाना चुन सकेगा। बेशक यह मुझे कीमिया सिखाने के लिए है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? अपने कपड़े उतारो और तुम्हारे साथ बिस्तर पर लोटपोट हो जाओ। जिया बेइलिंग हंसा, तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो। चेन जियांग ने सूखी हंसी हंस दी। हालांकि जिया बेइलिंग नाजुक और सुंदर दिखती थी, लेकिन उसकी कोमल आवाज से लोगों को लगता था कि वह भोली और मासूम है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह उनका ऐसा मजाक उड़ा सकती है। तुम बाहर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या यह मेरा समय बर्बाद नहीं कर रहा है? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मुझे चिंता है कि अगर मैं बाहर पढ़ाई करते समय कोई गलती करूंगी तो ये बहुत शर्मनाक होगा। मैं एक लड़की हूं और मेरी त्वचा बहुत पतली है। मैं खुद को इस तरह शर्मिंदा नहीं कर सकती। जिया बेइलिंग ने मुंह बनाया। तुम्हारी त्वचा लगभग मेरी जितनी ही मोटी है। तुम वाकई नहीं देख सकते कि यह कहाँ पतली हो गई है। चेन जियांग ने झट से कहा, ठीक है, तो अब से अगर तुम्हें कुछ समझ में न आए तो मुझसे फिर से पूछना। समझ गया, अच्छे शिक्षक। जिया बेइलिंग ने हंसते हुए एक गोली भट्टी निकाली। चेन जियांग पूरी तरह से अवाक रह गया। कोई बात नहीं, यह जिया बेइलिंग अभी भी एक दाव सॉवरेन था, लेकिन अब वह एक शरारती छोटी लड़की की तरह लग रहा था। वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम सच में एक दाव सॉवरेन हो? बेशक, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जिया बेइलिंग ने अपनी आंखें झपकाते हुए पूछा। वे कैसे दिखते हैं? चेन जियांग ने जवाब में पूछा, आप स्पष्ट रूप से बाइलिंग कहलाते हैं और आपने काले कपड़े भी पहने हैं। ये बहुत अजीब है। तुम मुझे कम आंक रहे हो, है न? हालांकि अगर तुम किसी अन्य दाव सॉवरेन को देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं उनसे कहीं बेहतर हूँ। जिया बेइलिंग ने उपहास किया। चाहे वे कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, उन्हें आपसे ज़्यादा दाव सॉवरेन जैसा होना चाहिए। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मुझे यह मत कहो कि सिर्फ इसलिए कि वह एक लड़की है, वह सोचती है कि वह दाव सॉवरेन की तरह नहीं दिखती है। जिया बेइलिंग ने शर्मीले चेहरे के साथ कहा। चेन जियांग को नहीं पता था कि वह कितना बहादुर था, लेकिन उसने वास्तव में अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे पर चुटकी ली, और एक लड़की के चेहरे पर चुटकी लेना कुछ ऐसा था जिसकी उसे वर्षों से आदत थी। खासकर जब वह इतने प्यारे चेहरे के सामने था तो वह उसे चुटकी लेने से खुद को रोक नहीं सका। जिया बेइलिंग को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग उसके चेहरे को छुएगा, और इस वजह से वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई कि क्या करे। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह ठंडे स्वर में चिल्लाई, तुमने वास्तव में मुझे छुआ है, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। जिया बेइलिंग बहुत गुस्से में था और तुरंत चेन जियांग को पीटने के लिए दौड़ा। चेन जियांग को इस हद तक डरा दिया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिया बेइलिंग एक दाव भगवान था, वह निश्चित रूप से मजबूत था। वह चिंतित था कि सन की दाव भगवान उसे मार डालेगा। हालांकि जिया बेइलिंग ने केवल अपनी छाती को हल्के से पीटा और फिर खिलखिलाकर हंसा, तुम डर के मारे मर गए होगे, हे। यह अजीब है कि तुम बुरी तरह डरे हुए लग रहे हो। चेन जियांग के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। वह लगभग उसके नितंबों पर चुटकी लेना चाहता था, या फिर उसकी छाती पर चुटकी लेना चाहता था, जैसा उसने अपनी औरत के साथ किया था। बेशक वह ऐसा नहीं करेगा, यह एक बेहद आत्मघाती कदम था। जाओ और गोलियां परिष्कृत करो। चेन जियांग ने नाक भान से कुड़ी। यह जिया बेइलिंग, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, एक बच्चे की तरह दिखता है। वह एक महान श्रद्धेय दाव भगवान की उपस्थिति कैसे कर सकता है? जिया बेइलिंग ने चेन जियांग की तरफ जीभ निकाली और उसके सामने मुंह भी बनाया, फिर हंसा। मुझे लगता है कि तुम अभी भी सबसे अच्छे हो, उस तांगलांग से बहुत बेहतर। मैं तांगलांग को अच्छी तरह पीटना चाहता था, या उसे डराना चाहता था, या उसे उसके माता पिता के लिए रुलाना चाहता था। बात बस इतनी है कि वह शेंगदाओ डैन को सुधारना जानता है। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं शेंगदाओ डैन को भी परिष्कृत करना जानता हूँ। अगर तुम्हें पहले पता होता तो तुम मुझसे इतनी नफरत करती। चेन जियांग ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। वह भी काफी डरा हुआ था और लगभग अपनी माँ के लिए रो पड़ा। मैं गलत थी, जिया बेइलिंग ने नर्म और कोमल आवाज में कहा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, जल्दी करो और गोलियों को परिष्कृत करो। मैं तुम्हें सिखाने के बाद मुझे अभी भी साधना करनी है, मैं अभी केवल दावदान क्षेत्र में हूँ। चेन जियांग ने आग्रह किया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2478। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2478। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जिया बेइलिंग को भी पता था कि चेन जियांग की साधना कम थी। उसने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गई है। जब उसने सामग्री को गोली की भट्टी में डाला तो उसने 2 छोटे लाल मोती निकाले और उन्हें भट्टी के नीचे रख दिया। क्या यह अग्नि मोती है? तुम नहीं जानते कि ज्वाला का उपयोग कैसे किया जाता है।
जब चेन जियांग ने उन्हें देखने के लिए दाव हृदय नेत्र का उपयोग किया तो वह देख सकता था कि दो मोतियों में अग्नि की अत्यंत प्रबल शक्ति निहित थी। मैं आग में कुशल नहीं हूँ, मैं मुख्य रूप से स्थानिक ऊर्जा में प्रशिक्षण लेता हूँ, लेकिन यह मुझे कीमियागर बनने से प्रभावित नहीं करता। मैं इतने सालों से अपनी कीमिया के लिए इस मोती पर निर्भर रहा हूँ। जिया बेलिंग ने हंसते हुए कहा और चेन जियांग की ओर एक अग्नि मोती फेंका। मैंने इस मोती को संपीड़ित करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग किया और इसे संपीड़ित करने और इसके भीतर सील करने के लिए कुछ अच्छी लपटों की तलाश की। तो आप कह रहे हैं कि आप अंतरिक्ष के नियमों का प्रशिक्षण लेते हैं और आप वास्तव में ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे वास्तव में खुद पर शर्म आती है, चेन जियांग ने प्रशंसा की। वह एक ही समय में अंतरिक्ष और ज्वाला दोनों की साधना कर रहा था। ओह, मुझे मत बताओ कि तुम एक ही समय में कई प्रकार की कानूनी ऊर्जाओं का प्रशिक्षण ले रही हो। जिया बेलिंग ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने पहले ही गोली को परिष्कृत करने के लिए क्रैश विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया था। जब चेन जियांग ने उन पुराने कीमियागरों को रिफाइनिंग में मार्गदर्शन किया था तो उसने कई जगहों की ओर इशारा किया था जहां ध्यान देने की जरूरत थी, और वे सभी जिया बेलिंग द्वारा याद किए गए थे। इस प्रकार जिस क्षण उसने रिफाइनिंग शुरू की थी उसने उन क्षेत्रों से परहेज किया था जहां आसानी से गलतियां हो सकती थीं। चेन जियांग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, साथ ही उन्होंने जिया बेइलिंग को गोलियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत भी दिया। मैं सफल रही, जिया बेइलिंग खुशी से हंसी। उसने पहले ही चार्ज स्टेप पूरा कर लिया था। जब तक वह आसानी से इस बाधा को पार कर सकती थी, बाकी सब बहुत आसान होगा। वह आधे से ज्यादा सफल हो गई थी। आप इतने अद्भुत हैं कि आपको मेरे मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, चेन जियांग ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा। आप स्पष्ट रूप से इसे बहुत आसानी से परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि मैं कोई गलती कर सकता हूँ। बाद में मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग की ओर जीभ निकाली। अगर मैंने कोई गलती की और केवल आपने ही इसे देखा तो मुझे चिंता नहीं है कि आप कुछ कहेंगे। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो और मुझे चुप कराना चाहते हो? चेन जियांग हंसा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम्हें चुप रखने का एक तरीका है। जिया बेइलिंग ने मुंह बनाया। लगता है तुम मुझसे नहीं डरते। बेशक मुझे डर लग रहा है। आप एक दाव सम्राट हैं, इसलिए मुझे डर है कि आप डर से मर जाएंगे, चेन जियांग ने कहा। हम्फ। जिया बेइलिंग ने कई बार उपहास किया और पूछा, न केवल आप ज्वाला की खेती करते हैं बल्कि आप अभी भी एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर हैं, और यह बहुत अच्छा भी है। मैं स्थानिक ऊर्जा में भी प्रशिक्षण लेता हूँ, ये बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि आप इतने अद्भुत हैं, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग को स्थानिक ऊर्जा की बहुत अच्छी समझ थी और यह सीखने के लिए सबसे कठिन नियमों में से एक था, अन्यथा वह व्हाइट टाइगर की छलांग जैसे शक्तिशाली निशान को विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाता। जब उसे किसी आत्मा संरचना या उस जैसी किसी चीज का सामना करना पड़ता था जो अंतरिक्ष को सील कर रही होती थी, तो वह आसानी से व्हाइट टाइगर का उपयोग करके अंतरिक्ष में छलांग लगा सकता था। यह एक बहुत ही उच्च स्तर था। बकवास। चूंकि आप अंतरिक्ष के नियमों की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत कमजोर नहीं होंगे। यह अंतरिक्ष कानून ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी प्रशिक्षित कर सकता है, और यदि आपके पास ऐसा करने का मौका है तो आप निश्चित रूप से कमजोर नहीं हैं। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग के शब्दों पर एक शब्द भी विश्वास नहीं किया। ये देखा जा सकता था कि उसने अंतरिक्ष के नियमों की कितनी समझ विकसित की थी। बहन बायलिंग, आप स्थानिक साधना में बहुत अच्छी होंगी, कृपया मुझे सिखाएं, चेन जियांग हंसा। सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर कोई अलग अलग तरह के अंतरिक्ष नियमों का प्रशिक्षण लेता है। मैं आपको इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह के अंतरिक्ष नियमों को समझता है, जिया बेइलिंग ने कहा। आपको खुद इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं सिखाया गया? चेन जियांग थोड़ा निराश हुआ। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मुझमें अभी भी कमी है। ठीक है, आपकी विशेषता गोली शोधन है, जिया बेइलिंग हंसी। हालांकि मुझे गोलियों को परिष्कृत करना आता है, लेकिन मैं शायद आपकी तरह शक्तिशाली नहीं हूं। इसके अलावा मैं जो स्थानिक ऊर्जा विकसित करता हूं उसका उपयोग मुख्य रूप से लड़ाई के लिए किया जाता है। ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयुक्त नहीं है। चेन जियांग कभी भी जिया बेइलिंग के सामने ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने भागने के लिए अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग किया था। बिल्कुल नहीं, मैं गलती से साधना कर रहा हूँ। मैं भी यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसकी स्थानिक ऊर्जा वास्तव में अक्सर अपने जीवन के लिए भागने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जिया बेइलिंग ने हंसते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? मैं कह सकता हूं कि आपके जैसे आदमी को लंबे समय तक जीना नहीं चाहिए था, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। चेन जियांग ने फिर कुछ नहीं कहा। वह कमोबेश यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि क्या हो रहा था। बहन बायलिंग, मैं बाहर कुछ शक्तिशाली लोगों को भड़काने के बाद यहाँ छिपने के लिए आया हूँ। मुझे थोड़ी चिंता है कि वे अभी अंदर घुस आएंगे। वे लोग वास्तव में डरावने हैं, चेन जियांग ने कहा। उसे लगा कि इन दाओ सॉवरेन को बहुत सी बातें पता होंगी, इसलिए वह भी जिया बेइलिंग से कुछ बातें पूछने का अवसर लेना चाहता था।
ओह, क्या वे 3 महान देशी बैंकों के लोग हैं? बेशक, अगर 3 महान देशी बैंक आपको मारने आए होते तो आप पहले ही मर चुके होते। वे कौन हैं? क्या वे वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? जिया बेइलिंग ने पूछा। मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति भी है, चेन जियांग ने कहा। तो यह अनडेड डिवाइन रेस है। उससे निपटना वाकई मुश्किल है और रेड स्पिरिट रेस भी काफ़ी शक्तिशाली है। जिया बेइलिंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे शहर में रहोगे वे तुम्हारे साथ परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। बहन बायलिंग, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति के संयुक्त होने के बाद वे उत्परिवर्तित होने में सक्षम थे, चेन जियांग ने कहा। हालांकि मरे हुए दिव्य जाति मर नहीं जाएगी, क्योंकि वह मरेगा नहीं, उसकी शक्ति ने सीमाओं को सीमित कर दिया है। लेकिन अब जब मरे हुए दिव्य जाति और लाल आत्मा जाति ने सेना में शामिल हो गए हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि किस तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मरे हुए दिव्य जाति उस अड़चन को तोड़ने में सक्षम थी और उसके कारण लाल आत्मा जाति दीर्घायु हो गई है। वे और भी मजबूत हो गए हैं। जिया बेइलिंग का जैद चेहरा, जिस पर मूल रूप से एक मुस्कान थी, इस पल में गंभीर हो गया, क्योंकि इस तरह की बात कुछ ऐसी नहीं थी जिसे चेन जियांग जान सके। इस समय वह चेन जियांग की पहचान के बारे में बेहद उत्सुक थी। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारी उत्पत्ति वास्तव में क्या है? इस तरह की चीज़ों के बारे में वास्तव में जानने के लिए मुझे इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ समय पहले ही थोड़ा बहुत पता चला था, जिया बेइलिंग ने पूछा। उसके बाद चेन जियांग ने जिया बाइलिंग को 2 पीढ़ियों के विलय के बारे में बताया। एक दाव संप्रभु के रूप में जिया बाइलिंग इस तरह की बात को आसानी से स्वीकार और समझ सकती थी। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 बड़े देशी बैंक उन्हें रोकेंगे और स्पिरिट वेस्टलैंड के अंदर जानवर हम इंसानों को रोकेंगे। जिया बेइलिंग ने आह भरी। संक्षेप में, हमने कई साल ऐसे ही गुजारे। जिया बेइलिंग ने बहुत जल्दी शेंगदाओ डैन के एक बैच को परिष्कृत कर दिया। उसने केवल 4 घंटे का समय लिया और उच्च गुणवत्ता वाले 3 शेंगदाओ डैन को परिष्कृत भी किया। ठीक है, अब मैं शेंगदाओ डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? क्या तुमने तय कर लिया है? जिया बेइलिंग हंसा। क्या आपके पास कुछ अच्छा है? सब निकालो ताकि मैं चुन सकूं। चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा और कहा। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2479। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान, अध्याय 2479। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग को नहीं पता था कि उसे बदले में क्या चाहिए। उसके पास ढेर सारा ज़ेड मनी था, जिसमें अन्य स्वर्गीय कलाकृतियां और यहाँ तक कि कुछ हथियार भी थे। उसे लगा कि उसे वास्तव में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उसे बस ताकत की कमी थी। नहीं, बस जो तुम चाहती हो कहो, मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना मैं दे सकता हूँ। जिया बेइलिंग हंसा। अगर मेरे पास है तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अगर मुझे लगता है कि मैं इसे तुम्हारे लिए ला सकता हूँ तो मैं इसे तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। मैंने इस समय इस बारे में नहीं सोचा था। इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे सोचने के लिए कुछ दिन दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेन जियांग ने कहा। मुझे बुरा मत कहो, सावधान रहो कि मैं तुम्हें न मारूं। जिया बेइलिंग ने उग्र होने का नाटक किया और चेतावनी दी। ठीक है, आप व्हाइट स्पिरिट पैलेस में रह सकते हैं। मैं आपको विशेषाधिकार दूंगा, आप जैसे चाहें प्रवेश कर सकते हैं और आपको एक कमरा भी दिया जाएगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे एक संदेश भी भेज सकते हैं, बस सीधे मेरे पास आएं। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग को एक जेड टोकन दिया, जिसे वह दूसरों को भी दे सकता था। धन्यवाद, बहन बाइलिंग। चेन जियांग मुस्कुराया और सिर हिलाया। अच्छी लड़की। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग के सिर को सहलाया और हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं काम पर वापस जा रही हूँ। तुम्हें पहले साधना करनी चाहिए, तुम अब बहुत कमज़ोर हो। मैंने अभी शेंगदाओ डैन को परिष्कृत किया है और ये तुम्हारे लिए है। इसके अलावा जिया बाइलिंग ने चेन जियांग को शेंगदाओ दान की कुछ औषधीय जड़ी बूटियां भी दी और उसे इस गुप्त कमरे में उन्हें परिष्कृत करने के लिए कहा। चेन जियांग ने शेंगदाओ डैन खाने के बाद इसकी औषधीय शक्ति बहुत मजबूत थी और इसने उसे दाओ डैंग क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंचने में लगभग सक्षम बना दिया। ये केवल आधे दिन का समय था और एक और खाने के बाद वह बहुत आसानी से दाओ डैंग क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया। ये 10वें चरण से पहले से ही बहुत तेज है और दाओ पो क्षेत्र अगला होगा। यह अभी भी कोई मुद्दा नहीं है। इस समय उसके पास खाने के लिए बहुत सारा दाओ दान क्षेत्र था और वह बहुत जल्दी 10वें चरण तक साधना करने में सक्षम होगा। और यूयाओ माउंटेन विला के अंदर चू होन किंग ने भी उस तरह का पत्थर लगाया था। शेंगदाओ दान को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 प्रकार के पत्थर दोनों ही कोर थे, जो एक प्रकार के फल के भीतर से प्राप्त किए गए थे। जब तक वह इसे लगा सकता था, चेन जियांग बड़ी संख्या में शेंगदाओ दान का उत्पादन कर सकता था। सिर्फ 10 दिनों में ही चेन जियांग ने दाओ दान क्षेत्र के 10वें स्तर को पार कर लिया था। इतने कम समय में यांग जियांगिन को बहुत बड़ा झटका लगा।
हाँ हाँ, मैं जल्द ही दाओपो क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। आप सभी बस प्रतीक्षा करें, एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अब और छिपना नहीं पड़ेगा और मैं आप सभी कमीनों को मार डालूंगा। चेन जियांग जोर से हंसा, फिर गुप्त कमरे से बाहर चला गया। उसने जैद की गोली निकाली जो जिया बाइलिंग ने उसे दी थी और जिया बाइलिंग को दी। बहन बाइलिंग, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जिया बेइलिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी तुम्हें ढूंढने जाऊंगा, अपनी जगह से हिलना मत। चेन जियांग वहीं खड़ी रही और हिली नहीं। कुछ ही देर में जिया बाइलिंग आ गई, लेकिन अब वह काफ़ी शांत दिख रही थी, इसलिए जैसे ही उसने ये कहा वह तुरंत आ गई। क्या बात है? जिया बेइलिंग ने पूछा, आप पिछले कुछ दिनों से साधना कर रहे हैं, है ना? मैं आपको आपके घर ले चलूंगा। चेन जियांग हंसते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने कुछ दिनों से खूबसूरत बहन बाइलिंग को नहीं देखा है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जिया बेइलिंग ने प्यार से हंसते हुए कहा, तुम छोटे दलाल, क्या तुमने सोचा कि तुम मुआवजे के रूप में क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक दिन में तुम्हारा इनाम दिए बिना बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। अभी नहीं, चेन जियांग ने कहा, मैं पहले से ही दाओ दान क्षेत्र के 10वें स्तर पर हूँ। शेंग दाओ दान वास्तव में मजबूत हैं। बेशक ये गोली का फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ, बेशक यह अद्भुत है। जिया बेलिंग ने कहा, बात बस इतनी है कि उन्होंने मुझे जो गोली का फॉर्मूला दिया है वह अधूरा है, यही वजह है कि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे परिष्कृत किया जाए। जिया बाइलिंग चेन जियांग को एक बहुत अच्छे कमरे में ले गई। हर कमरा बहुत विशाल था। ठीक है, हमें कल बातचीत के लिए जानवरों की दौड़ ढूंढनी है, क्या आप मेरे साथ इस मस्ती में शामिल होना चाहेंगे? जिया बेलिंग ने पूछा। बेशक, मैंने पहले कभी यहाँ जानवर नहीं देखे हैं। चेन जियांग ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ओह ठीक है बहन बाइलिंग, क्या आपके जैसे शक्तिशाली जानवर हैं? हाँ, वे भी जानवर हैं जो स्वर्गीय दाव से संबंधित हैं। उनके पास दाव संप्रभु और इस तरह की चीजें भी हैं। बेशक वे शक्तिशाली हैं और वे लोग जन्मजात रूप से भी मजबूत हैं। जिया बेइलिंग ने अपना सिर हिलाया, यह आत्मा बंजर भूमि और भी अधिक शक्तिशाली है, हमें पूरे दिन जानवरों के इस समूह से सावधान रहना पड़ता है। अगर हम मनुष्य यहाँ नहीं हैं तो आत्मा बंजर भूमि पर जानवरों का वर्चस्व होगा। वे कल चले जाएंगे। जिया बेइलिंग और चेन जियांग भी आज रात इस घर में बैठे थे, उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि चेन जियांग उसके बहुत करीब था और इसीलिए वह इतनी अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने में बस कुछ ही दिन लगे। अगली सुबह चेन जियांग जल्दी उठ गया। उसने ही जिया बेइलिंग को जगाने के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाया था। जिया बेइलिंग ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और जम्हाई ली, सुप्रभात। आप एक दाव सम्राट हैं, तो आप इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं? चेन जियांग को लगा कि यह बेहद अजीब था। जिया बेइलिंग को भूल जाए, यहाँ तक कि दाव दान क्षेत्र के उसके जैसे लोगों के लिए भी जिया बेइलिंग की तरह आधी खुली आंखों से जागना बहुत दुर्लभ था। तुम समझ नहीं रहे हो, जब तक तुम दाव सॉवरेन नहीं बन जाते तब तक रुको, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी यह सोने की विधि सबसे उपयोगी है। जिया बेइलिंग अब तक पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जावान हो चुका था, इसलिए उसने वापस नहाने जाने से पहले दरवाज़ा बंद कर दिया। चेन जियांग के कुछ देर इंतजार करने के बाद जिया बाइलिंग ने दरवाज़ा खोला और पेस्ट्री की प्लेट उठाते हुए एक खुशनुमा गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। जल्दी से खाओ, तुम अकेले आदमी हो जिसने मेरी बनाई पेस्ट्री खाई है। जिया बेइलिंग हंसा, इसे खाने से तुम मर तो नहीं जाओगे, है न? चेन जियांग ने उन पेस्ट्री को देखा, हालांकि वे सुंदर थीं, लेकिन वह नहीं जानता था कि उनका स्वाद कैसा था। अगर तुमने अभी नहीं खाया तो मैं तुम्हें ज़रूर पीट पीट कर मार डालूंगा। खाओ। जिया बेइलिंग हंसा और जानबूझकर एक अत्यंत भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट की। चेन जियांग ने केक का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। उसने उसे कुछ बार चबाया और तारीफ करते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना स्वादिष्ट होगा। मैं उल्टी करने को तैयार हूँ। जिया बेइलिंग ने उपहास किया, आप मुझे इस तरह कैसे नीची नज़र से देख सकते हैं? मैं आखिरकार एक दाव संप्रभु हूँ और एक कीमियागर भी। खाने के बाद चेन जियांग जिया बाइलिंग की एक गाड़ी में सवार हो गया। हालांकि गाड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन अंदर से यह बहुत विशाल थी। ये स्पष्ट था कि जिया बाइलिंग ने अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करके गाड़ी का विस्तार किया था, जिससे ये उसके लिए एक केक का टुकड़ा बन गया था। इस समय चेन जियांग सोफे पर लेटा हुआ बहुत आराम से सीटी बजा रहा था। इस बार हम 3 दाव संप्रभु थे। शून्य दाव संप्रभु और नीला सूर्य पवित्र व्यक्ति ने उनसे पहले बातचीत की थी और मैंने उनसे नहीं पूछा कि चर्चा कैसे चल रही थी। उन्होंने मुझे केवल फिर से जाने के लिए कहा और मुझे उनके साथ जाने के लिए भी कहा। बाइलिंग ने कहा, 3 शहरों को श्वेत आत्मा शहर, शून्य शहर और किंग्यांग शहर कहा जाता था। सभी का नाम दाव भगवान के नाम पर रखा गया था। क्या मैं तब अन्य 2 दाव सम्राटों से मिल पाऊंगा? चेन जियांग ने पूछा। हाँ, उन्हें देखने में इतनी रोमांचक क्या बात है? जिया बेइलिंग ने कोमलता से हंसते हुए कहा, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वे अब दाव सॉवरेन की तरह नहीं दिखते। वे सभी पुरुष हैं, है न?
वे निश्चित रूप से आपसे ज्यादा दाओ सॉवरेन जैसे दिखते हैं। चेन जियांग हंसा। हम देखेंगे। जिया बेइलिंग ने चेन जियांग की ओर मुंह बनाया। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2480। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 2480। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विडफल स्क्रीन। जिया बेइलिंग ने अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए घोड़ा गाड़ी को नियंत्रित किया और कुछ ही समय में वे वार्ता स्थल पर पहुंच गए, जो कि बीस्टमैन जनजाति के पास एक बंजर भूमि थी। चेन जियांग घोड़ागाड़ी से उतरा और बंजर भूमि में कुछ लोगों को देखा। जानवरों का आना अभी बाकी था। उसने उन लोगों को ध्यान से देखा और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उनमें से 2 तो केवल 5 या 6 साल के बच्चे थे। ये दोनों बच्चे कोमल और प्यारे थे। उनमें से एक ने सफ़ेद लबादा पहना था, जबकि दूसरे ने हरा लबादा पहना था। उनके कपड़े भी आलीशान लग रहे थे और उनके शरीर पर कई सजावट के सामान लटके हुए थे। इसके अलावा सफ़ेद कपड़े वाला बच्चा एक बहुत छोटे सफ़ेद शेर पर सवार था, जबकि हरे कपड़े वाला बच्चा एक नीले पक्षी पर सवार था। तुम जरूर मूर्ख बन गए हो। ये दोनों बच्चे शून्य पवित्र व्यक्ति और नीला सूर्य पवित्र व्यक्ति हैं। उनके सफ़ेद वस्त्र शून्य हैं, जबकि उनके नीले कपड़े नीला सूर्य हैं। जिया बेइलिंग गर्व से हंसा। क्या आपको लगता है कि अब मेरे पास एक दाओ संप्रभु की सबसे अच्छी उपस्थिति है? चेन जियांग ने अपनी लार निगल ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दाओ सम्राट का तीनों शहर सम्मान करते थे, वह वास्तव में ऐसा था। बाइलिंग, तुम फिर से देर से आए हो। तुम्हें स्पष्ट रूप से स्थानिक ऊर्जा पर महारत हासिल है, लेकिन तुम हमेशा देर से आते हो। तुमने ऐसा जानबूझकर किया होगा। शून्य पवित्र व्यक्ति अपने छोटे सफ़ेद शेर पर सर पर दौड़ा और अपनी कोमल आवाज में चिल्लाया। उसका युवा और प्यारा सा चेहरा बहुत गंभीर था, जिससे वह अजीब लग रहा था। छोटी सी बात है, ये पहली बार नहीं है कि बड़ी बहन देर से आई है। तुम्हें इसकी आदत हो जानी चाहिए। जिया बेइलिंग ने नाक भान से कुड़ी। यह अलग है। हम यहाँ जानवरों की जाति के साथ बातचीत करने आए हैं। अगर हम बहुत से लोगों को खो देते हैं तो हमारी गति कमज़ोर हो जाएगी। ये हमारी बातचीत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। शून्य जनरेन का चेहरा गंभीरता से भर गया। चेन जियांग वास्तव में जोर से हंसना चाहता था। इन 2 बदमाशों के साथ उनकी आभा पहले से ही विस्फोट के बिंदु तक कमजोर थी। ठीक है, ठीक है। हम तीनों दाओ सार्वभौमों को एक साथ होना चाहिए। दुश्मन को डराने का यही एकमात्र तरीका है। बाइलिंग, तुम पहले से ही कितने बड़े हो। तुम अभी भी थोड़े अपरिपक्व हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुमने इतना महत्वपूर्ण मामला अपने पीछे छोड़ दिया है। नीला सूर्य पवित्र आदमी छोटे सियान पक्षी पर सवार होकर उड़कर आया और अपनी कोमल आवाज से उन्हें फटकार लगाए। चेन जियांग ने जिया बेइलिंग को देखा और देखा कि जिया बेइलिंग ने उस पर जीभ निकाली। फिर जिया बेइलिंग हंसा। ठीक है, अगर तुम अगली बार देर से नहीं आते तो कोई बात नहीं, है ना? मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ अकेले ही आए हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ लोगों को लेकर आओगे। क्या आप अपने साथ किसी को नहीं लाए? ये बच्चा कौन है? यह इतना शक्तिशाली भी नहीं दिखता है। शून्य पवित्र व्यक्ति ने चेन जियांग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और पूछा। चेन जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। इस समय उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बच्चों की तरह दिखने वाले 2 दाओ सॉवरेन असली थे या नहीं। वह वही है जिसने शेंगदाओ दान को परिष्कृत किया है। मैं उसे यहाँ मौज मस्ती में शामिल होने के लिए लाया हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अगर नहीं तो मैं उसे अभी वापस भेज दूंगा। जिया बेइलिंग ने कहा। ये ठीक है। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए जितने अधिक लोग होंगे गति उतनी ही मजबूत होगी। एजियोर सन दाओ सॉवरेन ने सिर हिलाया। अब जब चेन जियांग ने तीनों दाओ संप्रभुओं को एक साथ खड़े देखा तो उसे लगा कि वे सिर्फ 3 विदेशी फूल हैं। बेशक उसे ऐसा नहीं लगा कि दोनों बच्चे कमजोर थे। वे निश्चित रूप से शक्तिशाली थे, अन्यथा वे दाओ संप्रभु नहीं बन पाते। पिछली बार जब हमने उनसे बात की थी तो जंगली जानवरों का वह समूह ज्यादा आक्रामक था। उन्हें युद्ध के तरीकों का इस्तेमाल करके बातचीत करना पसंद था, इसलिए इस बार हम उनसे बात करने के लिए 3 लड़ाकों को लेकर आए। शून्य पवित्र व्यक्ति ने कहा। जिया बेइलिंग ने उन 3 लोगों पर नजर डाली जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। वे सभी सिर्फ दाओ दान क्षेत्र के थे और 10वें चरण के भी थे। चलो दाओ दान क्षेत्र के साथ लड़ाई करते हैं। जिया बेइलिंग ने भौहें सिकोड़ी। यही उन्होंने अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे दाओ दान क्षेत्र के जानवरों को भी भेजेंगे। वे भी हम मनुष्यों और उनकी युवा पीढ़ी के बीच अंतर देखने के लिए यहाँ आए हैं। नीला सूर्य पवित्र आदमी ने कहा। अगर हम हार गए तो क्या होगा? जिया बेइलिंग ने पूछा। हार का मतलब है बातचीत में विफलता। वे हारने वालों के साथ बातचीत नहीं करेंगे। जब समय आएगा तो हम केवल घर वापस जा सकते हैं और एक पूर्ण युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। शून्य पवित्र व्यक्ति ने कहा। अगर हम जीतते हैं तो हम 2 साल तक लड़ सकते हैं। जिया बेइलिंग ने कहा। अगर हमें 2 साल मिल जाएं तो हम और भी अधिक पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं, खासकर अब जब हमारे पास शेंगदाओ दान है। कोंग और किंगयांग दोनों ने सिर हिलाया।
ये भी हताहतों की संख्या कम करने के लिए किया गया था। कुछ ही देर बाद चेन जियांग को लगा कि एक शक्तिशाली ची आ रही है। उनकी तुलना में जानवर बहुत अधिक शक्तिशाली लग रहे थे और उनके आसपास के जानवर बहुत कमज़ोर थे। वे सैकड़ों की संख्या में थे और शूकांग और किंग्यांग दोनों ही उन्हें अप्रसन्नता से देख रहे थे। चिंता मत करो, हम अभी भी बहुत मजबूत हैं, वोइड ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से कहा। दूसरी तरफ के जानवर पहले से ही मानव रूप धारण कर चुके थे। इसके अलावा वे एक विशाल जानवर पर सवार थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे विशाल जानवर अभी भी बिना रुके दहाड़ रहे थे। ये बहुत डरावना था। चेन जियांग ने जब ये देखा तो वह भी चौंक गया। अब उसे समझ में आया कि क्यों किंग्यांग और अन्य लोग बातचीत करना चाहते थे और अधिक समय के लिए प्रयास करना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरा पक्ष कमज़ोर नहीं था। हाँ, क्या तुम वाकई सिर्फ ये चंद लोग हो? क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम उसे वापस लाओगे तो वापस नहीं ला पाओगे? उसकी आवाज़ गरजने जैसी थी और जिस विशाल बाग पर वह बैठा था वह एक छोटे पहाड़ जैसा था। आभा के मामले में यह उन्हें दबाने में बिल्कुल सक्षम था। जिया बाइलिंग को इस तरह की चीज़ों की आदत लग गई थी, लेकिन उसे यह कुछ अजीब नहीं लगा। इसके बजाय यह ज़ुकोंग और किंग्यांग थे जिनके चेहरे नाखुशी से भरे हुए थे। जब तक मैं तुम लोगों को हरा सकता हूँ, जल्दी से अपने लोगों को भेजो। तुमने वादा किया था कि जब तक तुम अपने जूनियर्स को हरा सकते हो तुम हमारी शर्तें मानोगे, है ना? शून्य ने कहा। चेन जियांग को कुछ अवाक महसूस हुआ। ज़ुकोंग जैसा बच्चा, और वह भी एक बहुत प्यारे छोटे सफ़ेद शेर पर सवार था। ली बाओ, जाओ और उनके साथ संकेतों का आदान प्रदान करो, उन्हें मत मारो। यदि तुम उन्हें हमेशा के लिए पीड़ित करने जा रहे हो तो उन्हें अपने डर के नीचे रहने दो, यह उन्हें मारने से कहीं अधिक दिलचस्प होगा। नेता हंसा। इसके बाद अचानक एक लंबा आदमी दिखाई दिया। वह इतना लंबा और मजबूत नहीं था, उसके चेहरे पर तेंदुए का टैटू था। ये तेंदुआ ही होना चाहिए। तुम में से कौन आ रहा है? ली बाओ ने चेन जियांग की ओर देखा, फिर अपने पीछे खड़े 3 आदमियों की ओर देखा। ली बाओ की ताकत अभी भी काफ़ी मजबूत थी और वह इसे एक नज़र में बता सकता था, खासकर अपनी ताकत को नियंत्रित करने के मामले में। इसने उसे अपने दिल में चुपके से इसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। तियान रुई, उनसे मिलो, उन्हें मत मारो। हम इंसान हैं, उनके जानवरों की तरह खून के प्यासे नहीं, शून्य ने कहा। तियान रुई एक शांत और स्थिर व्यक्ति था। उसकी तीखी आंखों के कारण चेन जियांग को उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक नज़र में ही वह बता सकता था कि वह एक उग्र व्यक्ति था। चेन जियांग सिर्फ बगल से देख रहा था। इससे उसे स्पिरिट वेस्टलैंड के विशेषज्ञों के स्तर को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। तियान रुई, सावधान रहो, किंग्यांग ने आग्रह किया।